Welcome to my YouTube channel Navidian World। नींद तो हादी की भी उड़ गई थी जो लाख कोशिश के बाद भी ना आई। लेकिन आंखों पर बाजू रखे वो लेटा रहा। सबा कुर्सी पर ही बैठी रही, न दूसरे कमरे में गई, ना ही बेड पर आकर सोई थी। इस वक्त कमरे में जीरो बल्ब की हल्की सी रोशनी थी। वो सोचों के जहान में गुम था जब इसके पहलू में नूरुलैन की हलचल महसूस हुई और नींद में ही मुंह बनाकर रोने की तैयारी की। हादी ने नूरुलैन की तरफ रुख किया जो अब उठकर बैठ गई थी। वो रोते हुए हादी के पैरों के साथ जा सोई, लेकिन नींद में इसकी बेचैनी वाज़ेह थी। हादी हादी को इसकी बेचैनी की वजह समझ नहीं आ रही थी। वो कोने के बल ऊंचा होकर उसे देख रहा था। क्या हुआ बेटा? हल्के से पुचकार कर पूछा और वो जैसे वो नींद में इसे बता ही देती। हादी ने इसकी बिसूरती शक्ल देखकर 2-3 बार उसे पुकारा, जो अब तो वो जवाब तो वो क्या ही देती, अलबत्ता पूरा प्रोग्राम सेट करती रोने लगी। इसके रोने की आवाज़ सुनकर सबा उठकर आ गई थी। किचन से कच्ची नींद से उठने पर आंखें लाल हो वो हादी के साइड से आई और नूरुलैन को उठाने लगी। अभी-अभी इसकी आंखें बंद हुई जा रही थी। वो दुपट्टा एक जानिब उछाल झूल रहा था। नूरुलैन को पुचकारते हुए वॉशरूम ले गई। जब बाहर आई तो नूरुलैन इसके कंधे पर सो रही थी। हादी के ऊपर से ही नूरुलैन को इसकी जगह पर सुलाया। फिर आधी सोई जागी कैफियत में बाहर चली गई। हादी इसकी सारी कार्रवाई खामोशी से मुलाहजा कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो हाथ में 2 फीडर उठाए वापस आई। अब की बार भी हादी के साइड से इसने नूरुलैन के मुंह में फीडर डाला। वो नींद की ही कैफियत में हादी के ऊपर झुकी हुई थी। हादी सांस रोके से तके जा रहा था, जो भूल कर भी इसे नहीं देखना चाहता था। अब इसे देखते सांस लेना भूल रहा था। वो दाएं हाथ से नूरुलैन का फीडर पकड़े हुए थी। आंखें तो पूरी खोल लो। इसकी अधखुली आंखों को देखकर हादी उस हौले से बोला, नहीं फिर नींद उड़ जाएगी। हादी तो दंग ही रह गया था। कुर्सी पर भला उसे नींद कैसे आ गई थी? और फिर नींद से उठने के बाद दोबारा भी ऐसी गैर आरामदेह जगह पर सोने का इरादा था। फिर जब नूरुलैन ने अपने दोनों हाथों से फीडर खुद पकड़ा, वो पीछे हो गई। दूसरा फीडर हाथ के साथ रखती वो कुर्सी पर जा बैठी और सबका पोजीशन में चली गई, यानी नींद। हादी उठकर बैठ गया और जिसको कभी नहीं देखना चाहता था, बस हैरत से उसे ही देख रहा था। दुपट्टा हंसी साबुक एक जानिब था और अब टांगों को लटकाए सर को कुर्सी की हथेली पर रखे सो रही थी। इसकी नींद की हैरत तो एक तरफ, हादी को ऐसे हादी को ऐसे सोए देखकर तरस आया और खुद पर गुस्सा। क्या जरूरत थी इस सरफिरी को ऐसी बात कहने की? और जितना अब तक वो उसे जान पाया था, वो बला की जिद्दी और अनापरस बंदी थी। वो बेआराम होकर सोना गवारा कर सकती थी, लेकिन अपनी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। और नींद की कैफियत में ही वो शहरीन की साइड से बच्चों की तरफ नहीं गई थी। मैं अनापरस पला का था सोगर वो बेआराम होकर सोना गवारा कर सकती थी, लेकिन अपनी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। और नींद की कैफियत में भी वो शहरीन की साइड से बच्चों की तरफ नहीं गई थी। मैं अनापरस्त पला का था सो गिरा तो अपने ही पाँव में। ये मसर तो इस पर फिट बैठता था। फिर नूरुलैन ने फीडर खाली किया तो करवट लेकर खाली फीडर एक तरफ करती पुरसुकून सो गई। हाथी गहरा सांस लेता सोने की तैयारी करने लगा। सभा पर आया गुस्सा तो यूं ही खत्म हो चुका था, जैसे कभी आया ही ना हो। और फिर शायद 1 घंटा ही गुजरा होगा कि आहत की मम्मा की जोरदार सदा पर हादी की आंख खुली। और इस बार भी सबा इसकी आवाज़ सुनकर झूमती हुई आई। वॉशरूम जाना है? इसने आहत को देखते पूछा। जी मम्मा। आओ, इधर आओ। बेड से दूर बेड से जरा दूर बेड से जरा दूर खड़े आहत को अपने पास बुलाया। वो भी नींद में झूमता बेड से उतरकर इसके पास गया। हादी हक्का बक्का इसकी सारी कार्रवाई देख रहा था। वो वॉशरूम से आकर आहत को सुलाया और इसके हाथ में फीडर पकड़ाकर मुड़ने को थी कि हादी होश में आते सदमे से चिल्ला उठा, तुमने बच्चों को बगैर पैम्पर के बेड पर सुला दिया है? हाँ तो? सबा बेनियाजी से कहती अपनी कुर्सी की जानिब गई। तो ये कि वो छोटे बच्चे हैं, नींद में बिस्तर खराब कर देंगे। जब से इन्होंने बोलना सीखा है, मैंने तो तभी इनको पैम्पर्स यूज़ करना ख़त्म कर दिया था।
जब जाना होता है बता देते हो, बोलते हुए कुर्सी से कुशन उठाती, उसे हत्ती पर रखती, सर रखने लगी। तुम पागल हो क्या? इतने छोटे बच्चों को पैम्पर नहीं पहनाती। हादी सब आदाब भुलाए गुस्से से उसे घूर रहा था। सीरियसली, रात के इस वक्त आप बच्चों के पैम्पर ना इस्तेमाल करने के इशू पर बहस करना चाहते हैं? सबा ने भी पूरी आंखें खोलकर उसे जवाबन घूरा। हाँ तो बताओ, हाँ तो मुझे बताओ, तुमने बेड पर बच्चों को बिना बगैर पैम्पर के सुलाया क्यों? सुलाया और वो बिस्तर खराब कर देते तो? हाँ तो कौन सी कयामत टूट पड़ेगी? अपने अब्बा के बिस्तर को ही खराब करेंगे। और इस वक्त मुझे सोने दे, मुझे शदीद नींद आई हुई है। वैसे भी आपके घर में मेरे सोने के लिए एक भी जगह नहीं है। अल्लाह अल्लाह करके एक कुर्सी सोने को मिली है। नींद तो बेआराम ही आई और ऊपर से फजूल बहस छिड़कर मजीद मेरा दिमाग खराब ना करे। वो अपना अपना बोलने का फर्ज पूरा करती आंखें मूंद गई। हादी का बेयकीनी से मुंह खुला। अपनी मर्जी से तुमने अपनी शाही बिस्तर का इंतखाब किया है। मैंने तो बेड पर सोने का कहा था और तो और अपनी जगह की कुर्बानी भी देने को तैयार हो गया था, लेकिन आप मोहतरमा की अना भी झुकती तो। और क्या कहा? बिस्तर खराब हो जाए तो कौन सी कयामत आ जाएगी मोहतरमा? हादी सबा हादी सबा दबी आवाज में इसकी बात काटते हुए चिल्ला उठी। खुदारा मुझे सोने दी, ये सारी बहस सुबह भी हो सकती है। तो जो रात में बच्चे मेरा बिस्तर खराब कर दे। हादी भी जवाब इसी अंदाज में बोला। नींद तो अब आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी, तो इस मसले को भी निपटा लेना बेहतर था। इस बार सबा बिना जवाब दिए पड़ी रही। मेरी नींद खराब करके आप खुद सो रही हैं। सबा झुंझलाकर रह गई, लेकिन जब्त किए सोने की कोशिश करने लगी। सबा जवाबन दो दो सवा जवाब दो मेरी बात का। और सबा ने गुस्से से अपने मुंह पर रखा कुशन उठाकर हादी की तरफ पूरी कुव्वत से फेंका, जो एन हादी के मुंह पर आकर लगा था। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? वो बेयकीनी से चीखा। गला फाड़ने की जरूरत नहीं है, बच्चे उठ गए तो खुद ही सुलाइएगा, क्योंकि मेरी आंखें बंद हुई जा रही है। हादी तो बेयकीनी से इसका ये रूप देख रहा था। वो अपनी नींद के लिए इतनी भी खूंखार हो सकती थी? सबा बेयनी बेयकीनी बेयकीनी की इसकी कैफियत में हादी के मुंह से बस यही अल्फाज अदा अदा हो सका और सबा आंधी तूफान बनकर इसके सर पर जा खड़ी हुई। उठे यहाँ से। और फिर हाथ से पकड़कर उसे उठाकर एक तरफ करती, लेटती खुद खुद इसकी जगह पर लेटती, इसका कंफर्टर मुंह तक ले गई। अब चाहे तो कुर्सी पर बैठकर नींद पूरी करे या महबूबा की जगह पर सो जाए। मेरी तरफ से गुड नाइट। कंफर्टर के अंदर से इसकी आवाज़ आई थी। कितनी देर हादी वहीं खड़ा रहा। जब होश में आया तो सबा के मुंह से कंफर्टर हटाया तो उसे गहरी नींद में लगी। कमाल की औरत है, इतना झगड़ने के बाद भी कैसे फटाफट नींद आ गई। हादी हैरतों के समुद्र में डूबा दूसरी तरफ से आकर लेट गया। इसकी नींद सबा की नींद जैसी नहीं थी, जो किसी भी हाल में आ जाती, बार बार उठने के बाद और इतना बोलने के बाद भी बरकरार रहती। हादी ने बेबसी से तकिया मुंह पर रखा और फजर की अजानों के कुछ देर बाद सबा उठ गई। नमाज पढ़कर वो कमरे से चली गई। हादी मुंह पर तकिया रखे तकिए के नीचे से उसे देखता रहा। फिर उसे उसे भी नींद आ गई थी। बच्चे भी इसके साथ सो रहे थे। सबा को फजर की नमाज पढ़कर चहलकदमी की आदत थी, इसलिए वो बाहर आ गई थी, लेकिन अपने कमरे से जरा फासले पर एक कुर्सी पर बैठे अपनी सास को देखकर इसकी सांस अटक गई थी। या अल्लाह, ये मेरी जासूसी के लिए बैठी है? इसकी सास के हाथ में तस्बीह थी। लब हिलाते वो सबा को वहां से निकलते देखकर नजरों का जाके बदल गई थी। सबा को इस सर्द मौसम में भी पसीना आ गया था। वो समझ गई थी कि वो वहां क्यों बैठी थी, लेकिन इसकी सास ने इसे देखने के बाद जो नजर फेरी तो फिर एक बार भी इसकी तरफ नहीं देखा। यानी वो ये बावर कराना चाहती थी कि वो वैसे ही वहाँ बैठ गई थी और उन्होंने सबा को नहीं देखा था। सबा छोटे छोटे कदम उठाती इनके पास गई और सलाम किया। अरे, इतनी जल्दी उठ गई तुम? वो उसे देखती खुशदिली से बोली। सबा इस ड्रामेबाजी से बेजार हुई, लेकिन अखलाकन मुस्कुराई। जी, मेरी बचपन से ही फज्र के वक्त उठने की आदत है, फिर थोड़ी चहलकदमी करती हूँ। आपके लिए चाय या जूस कुछ बना दूं? नहीं, तुम जाओ, मुझे इतनी सुबह कुछ लेने की आदत नहीं है। वह सर हिलाती जाने लगी कि इसकी सास ने नया सवाल पूछ लिया। हादी नहीं उठा और बच्चों को रात क्यों लेकर गई थी? मैं तो थी ही इनके पास। जी, वो सो रहे हैं। दरअसल बच्चे रात को एक दो बार उठते हैं, मैंने सोचा आपको तंग करेंगे, इसलिए अपने कमरे में ले गई थी। बच्चों का एक अलग कमरा तो है, इन्हें वहां सुलाया करो। वो अपने साथ क्यों सुलाती हो? वो जानती थी ये सवाल नहीं था, ये हुक्म था। वो इनकी बात पर मुस्कुराई। बच्चे अभी छोटे हैं, मेरा दिल नहीं मानता इन्हें अलग कमरे में सुलाने को।
उसे सास के रवैये से हैरत हो रही थी। फिर इनसे इजाज़त लेती वो लॉन में आ गई थी। ये सबा बच्चों के पीछे कैसे पागल हुई फिरती है, दिन रात उसे बस वही दिखाई देते हैं। मैं इसे अपने बेटे के लिए लेकर आई थी या इन बच्चों के लिए? ठीक है, बच्चों के साथ बुरा सलूक ना करे, कोई गवर्नेंस रख ले, इस पर इस पर चेक रखे। लेकिन ये तो जैसे दुनिया भुलाए बस इनकी माँ बनी हुई है। पूछती हूँ मैं इसके घर में मेरे बेटे के लिए आई है या इनके लिए? हद होती है किसी बात की। कितने दिनों से ये सब देख रही हूँ मैं। सबा जो सास से गपशप करने के लिए इनके कमरे में जा रही थी, पहले 3 दिन तो इनकी वजह से इसने यूनी से छुट्टियाँ की थी। फिर पढ़ाई का हर्ज हो रहा था। सास और नन से मुआवजत करके यूनिट ज्वाइन कर ली थी, और फिर वो इन लोगों को चाहकर भी ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रही थी। कल ऑफ था तो वो अपने मेहमानों से ढेर सारी बातें करना चाहती थी, लेकिन अंदर से आती सास की आवाज़ में ये बातें सुनकर वो बाहर ही खड़ी रह गई थी। जी अम्मा, मैं भी जब से आई हूँ यही देख रही हूँ, और ओवर प्रोडक्टिव है बच्चों के लिए। जब यूनी जाती है तो पीछे 2-3 घंटों बाद बच्चों को वीडियो कॉल करती है। इसलिए नसीबो और शाकरा को स्मार्टफोन भी लेकर दे दिए है इसने। सच कहूँ तो अजीब ही बात है। सौतेले बच्चों से ऐसी मोहब्बत हो सकता है? हादी का हुक्म हुआ कि मेरे बच्चों का ख्याल रख करो। नहीं अम्मा, हादी का हुक्म होता तो बस इसकी मौजूदगी में करती ना। कहीं हमें मुतासिर करने के लिए तो ऐसा नहीं कर रही। इसकी सास ने एक और ख्याल पेश किया, लेकिन मैं आज ही इस पर वाज़ा कर दूंगी, मुझे इसका बच्चों के लिए इस हद तक ख्याल रखना पसंद नहीं। मेरे बेटे के लिए आई है, इसी को ही सारी तवज्जो दे। दुश्मनों की औलादों के लिए नहीं लाई मैं इसे। अम्मा क्या हो गया है? हादी की औलाद है वो, इसकी नन बुरा मानकर बोली, लेकिन शहरीन माँ है इनकी। मेरे लिए घर की पहली खुशी सबा से होने वाली औलाद होगी। हादी के दुख के ख्याल से ही कुछ नहीं कहा, वरना मेरा दिल चाहता है कि बच्चे इनके ननिहाल पहुंचा दूं। इनकी बेटी की औलाद है, वो जाने इनका काम जाने। सबा को अफसोस हुआ था। वो इस वक्त अंदर दाखिल हो गई थी। कैसी हैं अम्मा? आप कैसी हैं? वो मुस्कुराती हुई दोनों को मुखातिब करती इनके साथ बैठ गई थी। हम ठीक ठाक हैं, अपनी सुनाओ। इसकी सास ने मोहब्बत से इसके सर पर हाथ फेरा। मैं भी ठीक हूँ, माजरत कि इतने दिन आप लोगों को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाई। मेरे पेपर्स करीब है, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। अरे कोई बात नहीं सबा, हमने बिल्कुल भी माइंड नहीं किया। अच्छा, क्या आगे एडमिशन ले लिया है? फिर वो लोग यहाँ वहाँ की बातें करती रही। तो सबा, फिर तुम कब खुशखबरी सुना रही हो? इसके सास ने अचानक पूछा। इसका चेहरा सुर्ख हो गया। मैं क्या कहती हूँ, जब अल्लाह की मर्जी हुई। वो आहिस्ता से बोली, अल्लाह जल्द अपना करम करे। वो वैसे 1.5 साल तो होने वाला है शादी को, और इसके बाद पूछे जाने वाले सवालों को वो पहले ही सुन चुकी थी, इसलिए उसने जल्दी से सास का ध्यान दूसरी जानिब लगाना चाहा। अम्मा, आहत और नूरलैन भी तो आपके बच्चे हैं। अभी इस अभी इनसे दिल बहलाए। देखो बेटा, वो शहरीन की औलाद है। मुझे तुम्हारी और हादी की औलाद देखने की तमन्ना है। अल्लाह जल्द तुम्हारी गोद हरी करे। अब तो बस यही ख्वाहिश है। सबा का शर्म के मारे मुंह छुपाने को दिल चाह रहा था, लेकिन जब्त से बैठी रही। अहद और नूरलैन आहत और नूरलैन भी मेरी और हादी की औलाद है। वो धीमी आवाज में बोली। देखो, अगर हादी ने इस मामले में हुई है कोई सख्ती की हुई है, मैं बच्चों को इनके ननिहाल भिजवा देती हूँ। नहीं तो ज़रा बड़े हो जाएं, किसी बोर्डिंग स्कूल में दाखिला करवा देना। नहीं, इन्होंने खुल के अपनी नापसंदीदगी का इजहार कर दिया था। इनकी बातों को हैरत से सुना सबा ने इनकी बातों को हैरत से सुना। ये दादी थी, इसने तो अपनी माँ को पोतों पोतियों के लिए जान छिड़कते देखा था। यहाँ तो शहरीन के खानदान से दुश्मनी ही इस मोहब्बत पर हावी थी। नहीं अम्मा, हादी ने इनके मामले में कभी कुछ नहीं कहा। मैं खुद अपनी खुशी से इनके लिए सब करती हूँ, क्योंकि मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ, और इस मोहब्बत में तुमने इन्हें बहुत लाडला बनाया हुआ है। इस दिन अहद ने इतनी कीमती गुलदान उठाकर तोड़ दिया। तुमने ज़रा भी नहीं डांटा। इतना सर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। गलतियाँ पर डांटते भी हैं। सबा का दिल अफसोस से भर गया। अम्मा, वो इस घर के बच्चे हैं। मैं तो ऐसे नुकसानात पर किसी गैर बच्चे को भी ना डांटूं। फिर वो तो मेरे अपने बच्चे हैं। दूसरा अभी बहुत छोटा है, वो 2.5 साल का भी नहीं हुआ है अभी। मेरे डांटने से क्या होगा? वो रोने के बाद दोबारा ऐसा करेगा, क्योंकि बच्चा है अभी। मेरी डांट को सीरियस नहीं लेगा। इसकी आवाज़ में भी अफसोस था। कैसे संगदिल लोग थे वो। खानदानी दुश्मनी तो दिल व जान से निभाई जा रही थी, और इसके लिए खूनी रिश्ते की भी परवाह नहीं थी।
सबा ने कमरे में आकर बच्चों को कितनी देर साथ लगाए रखा। हादी देखकर हैरान हुआ था, लेकिन कहा कुछ नहीं था। वो बच्चे बदनसीब थे, इसे इतने सारे रिश्तों के होते किसी के पास भी इनके लिए मोहब्बत नहीं थे। लेकिन मैं हूं ना मेरे प्यारे बच्चों, मैं ढेरों मेरी ढेरों मोहब्बत इन मेरी ढेरों मोहब्बत इन सब की कमी को दूर कर देगी। हाथ के सर पर बोसा देते हुए दिल ही दिल में बोले जा रही थी। वो रात को खाने की तैयारी कर रही थी कि इसकी नंद किचन में आ गई। चलो मैं हेल्प करवा दूं। अरे नहीं आपी, मैं कर लूंगी, आप बस बैठकर मेरे साथ बातें करें। वो इनका हाथ पकड़कर इन्हें किचन में रखी डाइनिंग टेबल के रखी कुर्सी की जानिब ले आई थी। अच्छा नहीं लगता, तुम काम करो और मैं देखती रहूं। वो बैठने को तैयार ना थी। आप ही मैं क्या आई हैं, फुल रेस्ट एंजॉय करें। और वैसे भी मैं तेज़ी से काम निपटा लेती हूँ, मदद की ज़रूरत नहीं है। हाँ ये तो सही कह रही हूँ। आप ही एक कुर्सी घसीट कर बैठ गई। वैसे कब से कुकिंग कर रही हो? माशाल्लाह से बहुत जायका है तुम्हारे हाथ में। सबा फ्रिज से गोश्त निकाल कर सिंक में रख रही थी। बहुत शुक्रिया, कुकिंग का शौक बचपन से है और 8वीं क्लास में थी जब अम्मा ने तंग आकर मुझे किचन में घुसने की इजाज़त दे दी थी। हादी किचन में दाखिल हुआ। सबा बोलते हुए मुड़ी। उसे देखा तो खामोश हो गई। आओ हादी, आज तुम्हारी बीवी से इसके लजीज खानों का राज पूछ रही हूँ। वो कुर्सी खींचकर आपी के साथ बैठ गया था। सबा इसके बैठने पर धसपस हुई थी। ठीक है, वो इसके होने को ना होना गुजर गवारा, लेकिन इस वक्त वो अपनी जाती बातें कर रही थी। नंद को देखकर मुस्कुराहट उछाली। अब मजबूरन उसे इसी तरह फराटे फटी जुबान के साथ अपनी बात जारी रखनी थी। तुम इतनी कम उम्र से कुकिंग कर रही हो? आप ही तो खुद हैरान रह गई। जी अम्मा ने हम बहनों को मैट्रिक के बाद बाकायदा घर के कामों में शामिल किया था, लेकिन मैं ने अपने शौक की वजह से किचन के कामों में जाने की जल्दी की थी। फिर कॉलेज की पढ़ाई के बावजूद भी हर आए दिन किचन में मिलती। बस फिर वक्त के साथ साथ कुकिंग भी निखर आता गया। शुरू में तो अम्मा की रेसिपीज ट्राई करती थी, अब तो हर चीज़ को अपने अंदाज में बनाती हूँ। इसलिए तो मैं कहूँ, जायका एक तरफ तुम्हारी किचन में काम करते हुए फुर्तियाँ तरीके सलीके से मिनटों में काम निपटा लेना। वरना आजकल तो लड़के अगर पढ़ाई कर रही हैं तो किचन में जाना उन्हें मुश्किल लगता है। आप ही ने सताइश अंदाज में उसे देखा। वो मुस्कुरा दी। हादी भी मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था। वाकई जायका है बहुत है इसके हाथ में, लेकिन सबा के सफाई वाले मामले पर थोड़ा मशकूक हूँ। सबा को देखते हुए शरारती अंदाज में बोला। सबा गोश्त धोते हुए तड़प कर पलटी और हादी को घूरा। हादी ने इसकी शोला बार शोला बार निगाहों को देखकर फिर भी आप ही की तरफ रुख मुड़ा। आपको बता दूं कि आपकी सलीका मंद भाभी बच्चों को बगैर पैम्पर के अपने साथ बेड पर सुलाती है। सबा का मुंह खुला। हादी के चेहरे पर मुस्कुराहट दराई। हादी के चेहरे की वो मुस्कुराहट सबा को सादी मुस्कुराहट लग रही थी, और 1% भी उम्मीद नहीं थी कि वो ये बात किचन में जेर बहस लेकर आएगा। और बहस भी होने वाली थी। और बहस करने वाली बात भी थी पर और ये बहस करने वाली बात भी थी, भला सबा को जला लाया। ना ये कोई बात है बहस करने वाली? और आप ही तो हैरत से उसे तक रही थी। वाकई सबा? वो झुंझला उठी, जाने कौन सा जुर्म कर रही थी। जी वो हादी को घूरते हुए बोली। इतने छोटे हैं, कैसे मैनेज करती हो? और कभी बिस्तर खराब कर दे क्या? वाकई सबा? वो फिर से बेयकीनी का शिकार हुई थी, और सबा का दिल चाहा हादी का हाथ पकड़कर उसे किचन से बाहर करे और मजे से बैठा अब सूरत हाल से लुत्फ अंदोज हो रहा था। रात तो मेरे साथ झगड़ रही थी, अब आप ही को वजाहत दो। ऐसी गलती क्यों की? वो दाएं हाथ की मुट्ठी बंद किए होठों पर रखे बैठा हुआ था, और चेहरे पर तारी की हुई संजीदगी। जी आप ही, बच्चे अब इतने भी छोटे नहीं हैं। जब से बोलने की के काबिल हुए हैं, मैंने पैम्पर ख़त्म कर दिया। फिर माशाल्लाह से दोनों बच्चे सियाने हैं। मैंने समझाया कि जब वॉशरूम जाना हो तो बता दें। मुसलसल पैम्पर का इस्तेमाल बच्चों को गलीज बना देता है। वो सफाई के मामलात को देर से जाकर समझते हैं। इस तरह इस तरह इस बड़े होने के फिर इस तरह बड़े होने के बाद भी इनके कपड़े ख़राब होने की आदत बहुत आहिस्ता से जाती है। वो इंतहाई महज़ब अल्फाज इस्तेमाल करते हुए अपनी बात को वाज़ा कर रही थी। कमाल है, मेरी नैना 4 साल की है, अब भी कहीं जाते हुए इसे पैम्पर चढ़ाती हूँ। अगर मेरे बच्चे इस उम्र में भी पैम्पर इस्तेमाल करते हुए होते तो मेरी अम्मा ने मेरी डंडों से वाज़ा करनी थी। वो हंसी। दरअसल मैं भांजू भतीजों को पलते हुए देख चुकी हूँ, और अम्मा के सारे तरीके
ऑब्जर्व है तो अपने बच्चों पर भी अप्लाई कर रही हूँ। आज तो अब 2.5 साल का है, ये जब 1.5 साल का था मैंने तभी ख़त्म कर दिया था। और अल्लाह का शुक्र बच्चों ने कभी बिस्तर ख़राब नहीं किया। नींद में भी जब ज़रा ऊँआ करे मैं फ़ौरन वॉशरूम के लिए लेकर जाती हूँ। मैं फ़ौरन वॉशरूम ले जाती हूँ। फिर नतीजा भी देख ले, अगर मुझे उठने में ज़रा देर भी हो जाए तो कपड़े ख़राब नहीं करते। मेरे बच्चे सुगड़ हैं और अम्मा कहती है बच्चों को सुगड़ माएँ बनाती है। सबा के लहजे में फ़क्र दर आया था। हादी ने मुतासिर होने वाला अंदाज में सर हिलाया। वो समझता था वो रात भूल गई थी, लेकिन इसके बच्चे तो भाई सुगड़ थे। मुतासिर तो आप ही भी हुई थी, लेकिन इसका एतराफ़ नहीं। इसका एतराफ़ इन्हें सुगड़ापे की लिस्ट से निकालता था। और वो पागल नहीं थी अपनी भाभी के सामने इसका एतराफ़ करती। ये तो ठीक है, लेकिन रात को नींद से उठना उल्टा बंदा तंग होता है। भाई सब सहूलतें हैं तो खुद को क्यों ख्वार करना। सबा हंसी। वो इनके वो इन वो इनका खाला से नंद नाना लहजा को पहचान गई थी। हाँ, सबकी अपनी तरजीहात हैं। मैं तो बस अम्मा के बच्चों को पालने के असूल बता रही थी। और नींद से उठना वाकई दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। शादी से पहले तो ऐसी नींद आया करती थी कि अम्मा तंग आकर कहती थी सबा मुर्दों से शर्त लगाकर सोती है। इसके सर पर ढोल बजाते रहो नहीं उठेगी। लेकिन फिर बच्चों के लिए बस आहिस्ता आहिस्ता आदत हो गई। मैं सोचती कि आज अपनी सहूलियत देखूंगी तो बच्चों का कौन सोचेगा। वो मगन अंदाज में बोल रही थी। इसके चेहरे पर मोहब्बत भरा एक तसव्वुर फैला हुआ था। हादी दम बखुद उसे देखने लगा। हसन आशना दो आचा लग रहा था। बेर बेरिया मोहब्बत की खालिस मुस्कुराहट ने चेहरे को नाकाबिले बयान खूबसूरती अता कर दी थी। सबा बच्चों के लिए बोलते अपना गुस्सा भूल चुकी थी, लेकिन आप ही को इस कदर मोहब्बत पसंद नहीं आई थी। बच्चों से मोहब्बत तो वाकई बहुत होती है। फिर तुम्हारा मसला भी दूसरा है। पराए बच्चे हैं, ये सोचती होगी तो तवज्जो ना दूँ तो कहीं ये ना कहे कि सौतेली माँ है। सबा का चेहरा फीका पड़ गया था। मुस्कुराहट मध्यम होते ख़त्म हो गई थी। हादी को आप ही की बात बुरी लगी थी। नहीं, मैं इसलिए नहीं करती कि कोई कुछ कहेगा, न किसी सताइश के लिए करती हूँ। अगर जो ये बात हादी करता वो कैसे तड़क कर जवाब देती, और दे चुकी थी। लेकिन वो मेहमान थी। वो आहिस्तगी से बस इतना ही कह सकी। आप ही भी दोनों के चेहरों का तसुरात देखकर संभली। अरे नहीं सबा, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम बच्चों के लिए गवर्नेंस रख लो। क्यों खुद को इतना थकाती हो। हम लोगों के लिए तुम्हारी कदरत कीमत कम नहीं होगी। तुम खुद बच्चे संभालती हो, हमारे तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। क्यों इनके लिए इतना ही कर रही हो। सबा फीके चेहरे के साथ इनकी बातें सुनती रही। वो इन लोगों को कभी भी नहीं समझा सकती थी कि बेलौस मोहब्बत क्या होती है। बिला वजह क्यों किसी से मोहब्बत हो जाया करती है। वो लोग शायद नहीं, यकीनन सतह मिजाज रखते थे कि मोहब्बत के लिए रिश्तों का होना ज़रूरी है। इन रिश्तों का जिनसे मोहब्बत के लिए किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। और क्योंकि वो सौतेली माँ थी, लिहाजा इसकी मोहब्बत नहीं बल्कि कोई दिखावा थी। सबा को भांजे भतीजे भी कभी ऐसे प्यार नहीं लगते थे जो ये बच्चे लगते थे। वो हमदर्दी करते इन बच्चों से मोहब्बत कर बैठी थी, और ये किसी को हजम नहीं होता था। इसके बाद सबा फीकी फीकी हंस रही थी। वो अब तक ये भूलती जा रही थी कि वो इसके बच्चे नहीं थे, लेकिन आप ही ने ये याद दिला दिया था। वो और ये सच सुनकर उसे जाने क्यों बहुत बुरा लग रहा था और बहुत तकलीफ हो रही थी। हादी थोड़ी देर बाद उठकर चला गया था। सबा ने खराब मूड को पश्त पर डालकर मुस्कुराकर अपने मेहमान को देखा था। इसकी सास बेटे के घर रहने के इरादे से आई थी, लेकिन जाने क्यों चली गई थी। और जाते जाते उसे शौहर को काबू करने की यानी शहरीन का इश्क उतारने के लिए नुस्खे बता गई थी। वो भी अपने बेटे के कमरे में शहरीन की तस्वीर देख चुकी थी। सबा नहीं जानती थी कि इन बेटे ने इस पर क्या बहस की थी, लेकिन इस पर बहुत गुस्सा किया था। इसने वो तस्वीरें क्यों नहीं उतारी थी। बच्चों पर तवज्जो की बजाय शौहर पर तवज्जो दे। वो खामोशी से सब सुनती रही थी। सबा ने इनके जाने के बाद जैसे सुख का सांस लिया था। ये नहीं था कि इन लोगों को सबा नापसंद थी। ये बात ये थी कि उन्होंने अपनी बहू का बच्चों के साथ इतना अच्छा रवैया पसंद नहीं था। बच्चों के साथ इनका ये रवैया सबा के सब्र का जैसे इम्तिहान था। बच्चों के लिए वो पहले रिश्तेदार थे जिन्हें वो देख रहे थे। वो दादी फूफो करते आगे पीछे फिर रहे थे और बेजार हो जाते। बच्चे थे, इनके रवैयों को महसूस नहीं कर सकते थे, लेकिन सबा के तो जैसे दिल पर लिखे जा रहे थे। वो इन लोगों को दबे अल्फाज में टोक चुप। इसकी सास के माथे के बल अनगिनत हो जाते थे और फ़ोन वाली बात पर इनकी नागवारी
का एहसास अगर सबा को होता तो वो कभी भी इस बात का जिक्र न करती। अपने उठकर जाने का कोई भी बहाना कर देती। आपी भी मेज़बानों के बीच बैठकर उसे उठता देखकर जब्त की मुस्कुराती रहती और हर विजिट के बाद तीनों ख्वातीनें बस मुरव्वत के मारे एक दूसरे से बात करती। इसकी सास और नंद को सबा पर गुस्सा होता और सबा को इन दोनों के अलावा हादी पर भी। ऐसा भी क्या खानदान का डर के इंसान अपनी औलाद को भी न जाहिर करे। हादी अपने खानदान में ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था। दूसरा, सबा भी शादी के बाद सास नंद के अलावा किसी को नहीं जानती थी, इसलिए वह किसी के घर नहीं गई थी। इसकी सास के आने से दरअसल अब वो इससे ज़िंदगी बहुत उलझी हुई लगती थी। वो शुरू के कुछ दिन छोड़कर फिर उलझी रहने लगी थी। ये कैसी अजीब सी ज़िंदगी थी। सुकून ढूंढने से भी नहीं मिलता था। जो थोड़ा बहुत पहला था वो भी ख़त्म हो गया था। इसलिए उसने सास के जाने पर सुख का सांस लिया था। और इसके सास ने जाने का फैसला क्यों किया था वो ये खुद ही जाने। इनके जाने के बाद सबा का इनके रिश्तेदारों से मेलजोल रखने का कतई कोई इरादा नहीं था। वो अपने सर पर इतनी टेंशन नहीं ला सकती थी। ये भी शुक्र कि इन लोगों को इसके सास के घर का पता था। हादी ने अपने घर का एक बार भी किसी को नहीं बुलाया था और ना ही कोई आया था। सबा को बस हैरत इस बात की थी कि ये शहर कोई लाहौर जितना बड़ा तो नहीं था कि हादी की शादी की खबर छुपाने पर छुप गई थी, या शायद किसी को मालूम भी था तो सबा के ख्याल से ये खबर किसी को मालूम नहीं थी। इन गुजरे दिनों में बस एक अच्छी बात हुई थी। हादी ने इससे अपने ताल्लुकात बहुत बेहतर कर लिए थे। हर बार जब वो गुस्से भरी नज़र से घर पहुंचती तो बच्चों पर तवज्जो ज़्यादा बढ़ जाती देखा जाता तो ये सूरत हाल सबा के हक में जाती थी कि इसके ससुराल इसके साथ था। वो सौतेले बच्चों को एक तरफ कर देती तो ये इनके लिए ज़्यादा खुशी का बासित बनता। लेकिन वह सबा थी जिसे अम्मा उल्टी खोपड़ी की कहा करती थी, जो बहते दरिया के मुखालिफ समेत बहना पसंद करती थी। इसलिए इसे अपने ससुराल की अपने लिए मोहब्बत और बच्चों के लिए नफरत ने इसे बेजार कर दिया था। सबा अपने और बच्चों का सामान वापस अपने कमरे में रख रही थी। हादी एक जानिब रखी कुर्सी पर बैठा मोबाइल में मगन था। ज़रा की ज़रा नज़र उठाकर उसे देख लेता था। अगर तुम यहीं रह जाओ और बच्चों के लिए साथ वाला कमरा सेट कर दो, हादी लापरवाह अंदाज में बोला। सबा तड़प कर पलटी और उसे घूरा। बहुत शुक्रिया आपके ऑफ़र के लिए, जैसा तुम्हारी मर्जी। मैंने तो सुलह मार कर अपना मेज़बाना फ़र्ज़ निभाया है। हादी ने कंधे उचकाए। सबा ने रुख मोड़कर उसे चिढ़ाया। फ़र्ज़ निभाया है। और अलमारी से अपने कपड़े निकालकर बेड पर रखती रही। वैसे तुम लड़कियां इतने कपड़े क्यों बनवाती हो? अब देखो, जैसे सिर्फ 1 महीने के लिए ये ढेरों कपड़े तुम ले आई। यकीनन हादी इसके वक्त इससे बात करने के मूड में था और सबा पता नहीं क्यों सामान समेटते चिड़ी हो रही थी। हाँ तो आपको क्या मसला है? वो उसे चिड़चिड़ा अंदाज में बोली। पता नहीं लड़कियां इतना बन ठन कर क्यों रहती है। हादी इसी तरह अपने राग अलाप रहा था। सबा जब्त किए बैठी रही। पता नहीं लड़कों में इतना गुरूर किस बात का होता है। ये सारे पता नहीं में दरअसल सबा का ही जिक्र हो रहा था। जी हाँ, हादी और सबा के ताल्लुकात ज़रा बेतकल्लुफ़ी तक जा चुके थे, जिसमें सारा हाथ हादी का था। वरना सबा की बला से हादी जाए जहाँ जाए, और हादी यहाँ तक कैसे आया था इसके लिए ज़रा कुछ दिन पीछे जाना पड़ेगा। जब एक रिश्तेदार के घर से वापसी पर वो हंसी मामूल गुस्से में थी और इस गुस्से को बस कमरे में आकर जाहिर करती थी और निकालती थी। जब वह कमरे में आई और दोनों बच्चे हादी के साथ खेल रहे थे, इसके कमरे में दाखिल होते ही दोनों बच्चे इसे देखकर खुशी से बेड से छलांगे मारते इस तक पहुंचे। मम्मा! इसने झुककर दोनों को अपनी बाजू में समेटा। मेरी जान! इसने बारी बारी दोनों को चूमा। मम्मा, हमें अपने साथ क्यों नहीं ले जाती? मैं कल को आपके पर्स में छुप जाऊंगा। आहद ने मुंह फुलाकर अपनी तोतली आवाज़ में नाराज़गी जताई। सबा ने सिलकती निगाहों से हादी को देखा और फिर आहद के चेहरे को चूमा। मैं कल कहीं नहीं जाऊंगी, सारा दिन अपने बच्चों के साथ गुजारूंगी। कल मेरी यूनिवर्सिटी से छुट्टी है। दोनों बच्चों ने खुशी से नारा बुलंद किया और इन दोनों को लिए वो बेड की तरफ आई। आहद को उठाकर बेड पर बिठाया। नूरुलैन ने अपनी नन्ही बाजू इसकी गर्दन में डाला हुआ था और सबा को पता था अभी नूरुलैन ने इससे अलग होना भी नहीं था। फिर इतने दिनों से यूनिवर्सिटी और सास के साथ आने जाने में वो बच्चों के साथ तो बस रात को ही बैठती थी और फिर
सुबह को वही मसरूफियात। वो आहत के सवालों पर हंस रही थी, जिसका जवाब उसे तो क्या आते, अलबत्ता नूरलैन के पास इसके हर सवाल का जवाब हुआ करता था। वैसे जवाब जैसे 1 साल के फ़र्क वाले भाई बहन एक दूसरे को दिया करते थे। क्या हुआ जो दोनों ही ज़रा तुतलाकर बोलते थे, लेकिन जब मुकाबला होता था बड़ा ही कांटेदार होता था। अभी भी नूरलैन सबा के दाएं जानिब थी और सबा ने थकन के पास बैक ग्राउंड से टेक लगाई हुई थी। अहद हादी के साथ बैठा और इन दोनों से बातें करते हुए सबा को नींद आ रही थी, लेकिन इनके लिए जागने की कोशिश कर रही थी। हादी उसे जमाइए रोकते देख रहा था। बच्चे काफ़ी देर बाद सोए थे। सबा ने सोई नूरलैन को उठाकर अपने बाएं जानिब आहत के साथ मुंतकिल किया। एक किनारे पर हादी था और दूसरे किनारे पर सबा थी। सबा अपने हाथों से दुखते सर को दबा रही थी। हादी ने कोहनी के बल ऊंचा होकर उसे देखा। बहुत थकी हुई लग रही हो। सबा ने सर से हाथ हटाकर गर्दन ऊपर करके उसे देखा और फिर सर तकिए पर डाल लिया। हाँ, आज एक प्रेजेंटेशन थी क्लास में। फिर घर आकर अम्मा भी सारे रिश्तेदारों से आज ही मिलन करने का कसद किए बैठी थी, तो अब आई हूँ घर, पाँव दुख रहे हैं, सर में इतना शदीद दर्द, उफ। वो तो जैसे भरी बैठी थी, तो अम्मा को आज के लिए इनकार कर देना था। हर आए दिन तो कहीं ना कहीं आना जाना लगा रहता है, कल चले जाते। सबा ने इसकी बात सुनकर हाथ सर से हटाए और कोहनी के बल ऊपर होकर उसकी जानिब करवट ली। अम्मा बस तैयार होने का हुक्म दिया था। और दूसरा, मुझे शर्म आती है इस तरह बड़ों को इनकार करते, और फिर आप के न जाने कि कमी को भी मैं नहीं करना होता है। हादी इसके थके चेहरे को गौर से देखने लगा। मुझे तो अपने रिश्तेदार नहीं पसंद। पता नहीं अम्मा को क्यों इनके साथ मेल जोल पसंद है। ये कहते इसने मुड़कर बेड के साथ लगे स्विच को ऑफ कर दिया। अब कमरे में हल्की नीली रोशनी फैल रही थी। वो दोबारा इसकी तरफ मुड़ा। आपको क्यों नहीं पसंद? सबा थके अंदाज में बोली। इस बात को रहने दें, चाय बना दूं मैं? सिर में ज़्यादा दर्द है तो इस बात को कैसे रहने दूं? आपके इन्हीं रिश्तेदारों के डर से आपकी औलाद को किसी गुनाह की तरह छुपाया जा रहा है। मैं पूछती हूँ, क्या ये कोई इंसानियत है? और अगर इन लोगों को पता चल भी जाए तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? मुझे कहीं आना जाना इतना नहीं थका था जितना आपकी माँ बहन का बच्चों के लिए रवैया परेशान कर देता है। इन्हें बच्चों को वहाँ बैठकर कॉल करना तक नहीं पसंद। अंदाज़ा है आपको मैं किस जहनी कैफियत में मुब्तला हो चुकी हूँ। हादी ने लब भींच लिए। ख़ानदान में मेरी और शरीन की शादी का मालूम है, अब ये नहीं मालूम कि अम्मा और आपी को ये जाहिर क्यों नहीं किया गया, और अम्मा इस बात को छुपाकर क्या करेंगी क्या? उफ, आप लोगों का ख़ानदान, इनकी सियासत। सबा ने झुरझुरी ली। सर में बहुत दर्द है तो चाय बना दूँ? हादी ने एक बार फिर ऑफ़र की। नहीं, फिर नींद नहीं आएगी। मर्ज़ी है, वरना मैं किसी के लिए ऐसी खिदमत फराहम नहीं करता। सबा हंस दी। बहुत शुक्रिया ऑफ़र के लिए। वो चंद मिनटों में सो गई। हादी की जब कूने थकी तो वो सीधा हुआ। रात को बच्चे वॉशरूम और दूध के लिए कब उठे उसे नहीं पता था, लेकिन उसकी आंख आहत के रोने से खुली। जाने वक्त क्या हुआ था सबा? इसने बंद आंखों से आवाज़ दी कि आहत को चुप करवाएं। जी। हादी ने ज़रा आंखें खोलकर देखा। वो आहत को थपक रही थी, लेकिन वो फिर रो रहा था। क्या हुआ इसे? पता नहीं, इस वक्त उठता तो नहीं है। हादी आंखें मसलता उठ बैठा। कमरे में अभी भी वही नीली रोशनी थी। हादी ने घड़ी की जानिब देखा। 4 बजने वाले थे। फिर आहत को देखा। सबा इसके मुंह में फिटर दे रही थी। इसने हाथ से परे कर दिया। क्या हुआ आहत? सबा इसकी तरफ झुकी हुई थी, लेकिन वो रोने में लगा हुआ था। ये भी गनीमत था कि वो हल्की आवाज़ में रो रहा था। सबा ने उसे गोद में उठा लिया। हादी उठकर बैठ गया। सबा आहत को चुप करवाने की जतन कर रही थी। इसकी आंखें नींद से भरी थी, लेकिन आहत पर अपनी नींद ख़राब किए जाने का गुस्सा करने के बजाय वो इसके रोने पर परेशान हो रही थी। फिर वो उसे लेकर टहलने लगी। इसके बच्चे और इनके लिए इसका लाड। उसके सामने नींद भरी आंखों से इसके बेटे को कंधे से लगाए टहलती औरत। वो औरत के जो सरहाने ढोल बजाने पर भी ना उठती थी, इसके बच्चों की ज़रा सी आवाज़ पर उठ जाती थी। वो अपना आराम सुकून और इन बच्चों के सुकून के लिए वो अपना आराम और सुकून इन बच्चों के लिए कुर्बान कर देती थी। अनोखा नहीं था ये किसी के लिए आराम और सुकून कुर्बान किया जाए? ये तो माँ का खासा हुआ करता था। अनोखा तो ये था कि वो इनकी माँ नहीं थी, लेकिन माँ बन गई थी। अपने दुखते पैरों से इसके बच्चों को चुप करवाने के लिए यहाँ से वहाँ तक चल रही थी। कमरे की इस नीली ठंडी रोशनी में वो चेहरा किसी
किस कदर पुरनूर लग रहा था। इसके चेहरे पर फैली मोहब्बत का नूर इर्द गिर्द की हर शय को नूर में रंगता जा रहा था। हादी को लगा जैसे वो नूर किसी महलूल की मानिंद इसमें हल हुआ जा रहा था, जैसे वो सादा पानी में किसी रंग का महमूल शामिल होते बाकी के रंग बख्श देता था। हादी नूर नूर हो जा रहा था। आहिस्ते से उठकर वो इस तक पहुंचा। सबा उसे सामने देखकर रुक गई। नींद में डर गया है। रोज आयतल कुर्सी पढ़ती हूँ, आज थकन में याद नहीं रहा, बस थोड़ी ही देर में सो जाएगा। थकन और नींद का गलबा था इस पर। हादी ने खामोशी से आगे बढ़कर हाथ को उसे ले लिया। मैं सुला रही हूँ, आपके पास आके रोने लग जाएगा। हादी ने आगे बढ़कर नरमी से उसके बालों को छुआ। बहुत थकी हुई हो, सो जाओ। की पहली बार नींद सबा की पहली बार नींद से उठने के बाद यूँ भग से नींद उड़ी थी। इसने आंखें फाड़कर हादी को देखा और नरमी से मुस्कुराया और झटके से मुड़कर बेड पर जाकर सो गई और मुंह तक कंफर्टर ले लिया। इस रात हादी का दिल बदल गया था। हादी ने इसके झुंझलाहट को बगौर देखा। वो बहुत चिड़चिड़ी हो रही थी। वो इसके बाद सबा इस रात के बाद सबा इससे कतराती रहती थी। हादी को समझ आ गई थी वो खालिस औरत थी। इसके लिए खाली जज्बे ही चाहिए थे। इसे बदतमीज घूर कैसे रहा है। सबा इसकी नज़रों को महसूस करती जल रही। अब घर वालों के कॉल जवाब सबा इंतहाई तमीज़ से दिया करती थी। ऐसी काया पलट की वजह इन्हें तो इसकी खुशगवार ज़िंदगी लगती थी। अब इससे आने के लिए कहा जाता वो ढेरों बहाने तलाश करती लेती। ताल्लुकात की बजाली के बाद वो चाहते थे वो कम से कम 1-2 माह बाद चक्कर लगा लिया करे, लेकिन सबा हर बार नए बहानों से मौजरत कर लेती। अब बज़ाहिर सब ठीक था, लेकिन फिर भी सबा के दिल को चैन नहीं था। हादी का दिल इसके लिए मोम हुआ था, लेकिन सबा झुंझलाई रहती। वो हादी को जो भी कहती, लेकिन इसके माथे पर अब बल नहीं आते थे। सबा फिर किसी तरह किसी तरह इस झगड़े को बरकरार रखती थी। वो पहले के अंदाज में सख्ती से बात करती थी। जवाबन हादी हमेशा की तरह नाराज़ होकर इस झगड़े को दोनों पर मोहतात नहीं करता था। चंद लम्हों के बाद जब नॉर्मली उसे मुखातिब करता, वो जिद हो उठती। क्या मसला है इसके साथ, नाराज़ क्यों नहीं होता? आज संडे था, बच्चे लॉन में नसीबा और शाकरा के बच्चों के साथ खेल रहे थे। हादी अभी तक कमरा नशीन था, नाश्ते के लिए भी नहीं आया था। सबा हस मामूल किचन में थी। गना आपी से कॉल पर बात भी हो रही थी। मोबाइल स्पीकर पर था। वो वो आलू के पराठे बनाने की तैयारी कर रही थी। आपी फ़िलहाल तो आना मुश्किल है, क्योंकि कदमों की आवाज़ मुड़कर उसने देखा हादी था। सबा हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती हूँ, मुझे लगता है अभी तक अम्मा से नाराज़ हो। वो मुड़ी, दोनों हाथ आटे से लिपट रहे थे। स्पीकर ऑफ नहीं कर सकते। जिला बीज गई। नहीं आपी, ऐसी बात नहीं। हादी फ्रिज से पानी निकालकर एक कुर्सी खींचकर बैठा। वो घुट घुट पानी पीने लगा। वो अभी भी नींद से उठकर आया था। हाँ, मैं जैसे जानती नहीं हूँ चंदा, अम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है। आप ही वहाँ सब कैसे हैं? इसने जल्दी से बात काटी। हादी उसे ही देख रहा था। एप्रन बांधे, ढीले जूड़े में बंधे बाल, एक लट बार बार चेहरे पर आकर उसे तंग कर रही थी। हादी इसका साइड पोज देख रहा था। सबा पहली बार अपने मायके में बात करती नजर आई थी। सब ठीक है, और हाँ, मुबारक हो, एक बार फिर फूफो बनने वाली हो। सबरीन उम्मीद से है। इसने नई भाभी का नाम लिया था। ओफो, पानी का ग्लास है दरिया, पिया ही नहीं जा रहा इससे। सदियों का प्यासा हो जैसे। सबा ने जोर से आटे पर हाथ मारा। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो, माशाल्लाह से बहुत अच्छी खबर है। हादी ग्लास खाली करके खिड़की के इस पार देखने लगा। बच्चों की आवाज़ें यहाँ तक आ रही थी। तो फिर तुम कब अच्छी खबर सुना रही हो? वो शरारती अंदाज में बोली। जी, उसे समझ नहीं आया वो क्या कहे। जी सबा बहन, हम सब बेचैनी से आपकी जानिब से अच्छी खबर के मुंतज़िर है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि हमारे बच्चों को तो बस दूर से प्यार जताया करती थी। अपने बच्चों के साथ भी कहीं ऐसा सलूक ना करो। और जो तुम नींद की प्यासी हो, जब वो रात को रोएंगे तो तुमने तो उठना ही नहीं है। गना ने उसे छेड़ा। वो लम्हों में पसीना पसीना हो गई। आप ही, मैं बाद में बात करती हूँ, अभी किचन में मसरूफ़ हूँ, अल्लाह हाफिज़। उसने जल्दी से आटे वाले हाथ से कॉल काट दी और चोर नज़रों से हादी को देखा। वो खिड़की के इस पार देख रहा था। इसकी सांसें मुतविल हुई और वो लापरवाह बनकर अपना काम करने लगी। हादी उठकर सबा के करीब काउंटर के साथ आ खड़ा हुआ। स्लेब से टेक लगाए वो
रात उसे ही देख रहा था। वो आटे से फारिग होकर अब आलू छील रही थी। वही हमेशा की तरह उसको नज़रअंदाज करना। देख रहा था तो देखता रहे, लेकिन नहीं, वो पहले की तरह नहीं देखता था। अब सबा को गुस्सा आया। क्या मसला है, क्यों घूर रहे हैं? बिल आखिर इसका जब छलका। पहले तो बड़ी जान पहचान से मुझे इग्नोर किया करती थी। अब हादी ने मुस्कुराहट जब्त की हुई थी, क्योंकि पहले आप लोफर अंदाज में नहीं देखते थे। हादी का कहका बुलंद हुआ। वो खफीफ सी हो गई। मजाक एक तरफ, शुक्रिया मेरे बच्चों को संभालने के लिए, मेरे खुद को संभालने के लिए, मेरी कोताहियों के बावजूद मेरे घर में रहने के लिए। मुझे अंदाज़ा है तुम अपने मिजाज के खिलाफ जाकर बच्चों के लिए बहुत कुछ करती हो, क्योंकि मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ, इसलिए आपको शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है। इसने छुरी चलाते हाथ रोककर संजीदगी से हादी को देखा। ज़रूरत तो है, क्योंकि वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थे, फिर भी तुमने इनके लिए बहुत कुछ किया है। बोलते हुए हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर आईलेट को पीछे किया। वो करंट खाकर पीछे हटी। दूर रहकर बात किया करें मुझसे, इंतहाई सख्ती से बोलती वो कई कदम पीछे हुई। हादी ने लब बीच लिया। सबा, मुझे अपनी गलतियों का अंदाज़ा है। सब मैं मैं इनको अब दुरुस्त करना चाहता हूँ। तुमने हमारे ताल्लुक़ को शर्त मोहब्बत रखी और अब वो रुका। सबा इस तरह उसे घूर रही थी। अब मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बात के इख्तिमाम पर वो पुरसुकून हो चुका था। और शहरीन, उसने तीखे अंदाज में अप्रोच किया, शहरीन मेरी ज़िंदगी का हिस्सा थी। मुझे इससे मोहब्बत थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे किसी और से मोहब्बत नहीं हो सकती। इसके बाद मुझे तुमसे मोहब्बत हुई। इस तरह यूँ लगता है जैसे, वाह भाई, बहुत खूब। हो सकता है आप सच कह रहे हो, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन नहीं। दूसरा, आपको याद हो मैंने ये कहा था, मसला आपका मुझसे मोहब्बत करना नहीं, मुझे भी तो आपसे मोहब्बत हो। हादी ने हंसकर सर झटका और कदम बढ़ाकर सबा के करीब आकर उसे कंधे से थामा। मोहब्बत तो तुम भी करती हो, लेकिन शायद ये बात तुम खुद भी नहीं जानती। सबा ने गुस्से से इसके सीने पर हाथ रखा, दूर धकेला। वो चंद कदम पीछे लड़खड़ाया और बेयकीनी से उसे देखा। मैंने पहले भी कहा था, ये नज़र या ज़रूरत वो तलब की बुनियाद पर मुझ तक ना आइएगा। दूसरी बात, मुझसे दूर रहकर बात किया करें। हादी का दिल चाहा आगे बढ़कर एक लगा दे इसे। सारे अच्छे मूड का सत्यानाश हो चुका था। उसे कुछ सख्त सुनाने का इरादा तर्क करके वो मुठ्ठिया पीछे किचन से निकल गया। सबा ने गहरी सांस ली। बदतमीज लोफर। इस बार नाराज़गी लंबी हो गई थी। एक हफ्ता हो गया था हादी ने बात नहीं की थी और सबा को ज़रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता था। हादी इस इंतज़ार में था कि वो उसे मनाएगी। जो भी हुआ, इस झगड़े से पहले इन दोनों के ताल्लुकात बहुत बेहतर थे। वो इसी भरोसे ही उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन सबा बीवी मजाल है जो कोई फ़र्क पड़ा हो। हाँ, इस बार हादी ने सबा के खानों से बाइकाट करने की हरगिज़ गलती नहीं की थी। खाने की रूटीन वही थी। आज वो ऑफिस से देर से घर आया था। देर भी क्या, बस 9 बजे थे। अमूमन इस वक्त तक नसीबो और शाकरा अपने क्वार्टर में चली जाते थे, लेकिन आज नसीबो उसे इंट्रेंस डोर के साथ ही मिल गई थी। थोड़ी देर शावर, थोड़ी तैयार शैयार और कदरे पुरजोश। हादी दिल में हैरान हुआ, लेकिन पूछना मुनासिब नहीं समझा। सबा कहाँ है? वही सबके लिए संजीदा और खुदरे रुखा अंदाज। वो जी बेगम साहिबा अपने कमरे में है, उसे कहो खाना लगाए, मुझे बहुत भूख लगी है। नसीबों की बात पूरी होने से पहले ही वो हुक्म देता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। लो जी, इतना तैयार श्यार होकर अब बेगम साहिबा किचन में काम करेगी हो, और वैसे भी इतना कुछ बना हुआ है। साहब जी, रोटी की जगह वही लेंगे। वो अपने हिसाब किताब लगाते सबा के कमरे में दाखिल हुए। पूरा कमरा गुब्बारों से भरा हुआ था। गुलाब और मोमबत्तियों से सजावट की गई थी, जैसे किसी जश्न की तैयारी हो। कमरे की एक जानिब शीशे की बड़ी सी मेज़ लगाई हुई थी, जो कि मुख्तलिफ खानों से भरी हुई थी। कमरे में चहल पहल थी। सबा और बच्चे नुक सुख से तैयार थे। शाकरा ने भी नया सूट के साथ मेकअप किया था। वो जी बेगम साहिबा, साहब जी ऑफिस से आ गए हैं, उन्होंने कहा है आपसे कहूँ खाना लगा दें। मैंने सोचा आज बहुत कुछ बना है, वो रोटी के बजाय ये सारा कुछ खा लेंगे। आहा, भूली नसीबो, कोई उसे बताता कि भूख में सिर्फ रोटी ही नहीं और भी बहुत कुछ खाया जाता है। यानी इसकी सोच के मुताबिक रोटी भूख मिटा सकती थी, बाकी चीज़ें बजालत मजबूरी खाई जाती है। आहा, भोली नसीबो, आहा। सबा ने सुनकर सर हिलाया। अच्छा, तुम लोग 5 मिनट रुको, मैं आती हूँ। वो अपनी साड़ी की फॉल दुरुस्त करती ऊंची हील की टक टक बजाती किचन में आ गई। इसके पीछे हादी भी आ गई। इसकी तैयारी देखकर हैरत हुई, लेकिन नाराज़गी थी
कैसे पूछता। सबा इसे नज़रअंदाज करती फ्रिज से आटा निकालने लगी। फिर उसे कुकिंग रेंज के पास रुककर एप्रोन निकाल कर बांधा और फिर पराठे बनाने लगी। हादी का दिल चाहे उसे इतने अच्छे हुलिये में काम करने से मना कर दे, लेकिन फिर बहुत भूख लगी हुई थी। ओह, आज कहीं इसकी सालगिरह तो नहीं? हादी ने सोचा। नहीं, सालगिरह अक्टूबर में है इसकी। बच्चों में से भी किसी की सालगिरह नहीं है, न मेरी। वो खुशफहम हुआ। न शादी की सालगिरह है, का नसीब हो शाकरा की सालगिरह नहीं। ओहो, ओ नहीं यार, मैं क्यों इसमें शरीक होऊंगा? और ये कौन सा इनके लिए साड़ी बांध के जाएगी। वो सोचता, फिर मुस्तरद कर देता है। फिर चुपके से उसे देखता उठकर फ्रिज की जानिब बढ़ा कि जो भी होता इसने लाजमी कुछ ना कुछ बना रखा होगा। फ्रिज तकरीबन खाली था। हादी ने मुंह बनाया और मुड़कर उसे देखा, जो तवा रखने के बाद अब आँच सेट कर रही थी। वो चुपचाप जाकर बैठ गए। इतनी अच्छी लग रही है, क्या ज़रूरत थी इस हुलिये में रोटी पकाने? किसी मुलाजिमा से कह देती। फिर याद आया, अरसा हुआ था वो मुलाजिमों का हाथ का खाना छोड़ चुका था। अगर बना देती तो वो कौन सा खा लेता। लेकिन जो भी है, ऐसे साड़ी खराब हो जाएगी। एक तो ब्लैक कलर की खुश्क आटा लग जाएगा, ज़रा जो इसे परवाह हो वो कूड़ा। जबकि एहतियात से रोटी तवे पर डाल चुकी थी। साड़ी का पल्लू ऊपर किए आदतन किचन का काम करने से पहले खुले बाल जोड़े में बांध चुकी थी। और ये बात सिल्की बाल होने की वजह से ज़रा से हिलजुल इस जूड़े को ढीला कर देती। अभी भी ऊंचा किया जाने वाला जूड़ा ढलक कर गर्दन तक आ चुका था और कानों में पहने आवेज अलग गर्दन को छू रहे थे। और जब रोटी को हाथ में बेलती तो चूड़ियाँ आवाज़ करने लगती। हादी गहरा सांस लेता फिर से तकने लगा था। पहली रोटी उठाकर वो इसके आगे रख जा चुकी थी और दोपहर वाला सालन को गर्म करके इसके आगे रखा था। मम्मा, हाथ किचन के दरवाजे में खड़ा जोर से बोला। सबा ने तीसरी रोटी को उतारते हुए मुड़कर उसे देखा। आपने 5 मिनट कहा था, वो मुंह फुलाकर नाराजगी से बोला। अब वो किधरे साफ बोलता था। हादी ने भी सर उठाकर उसे देखा। और मेरे शेर, हादी ने उसे मुस्कुराकर उसे देखा। बाबा इसे देखकर खुशी का इजहार करता हुआ इसकी जानिब आया। आज आप इतनी देर से क्यों आए? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। हादी ने उसे गोद में बिठाया। आप ऑफिस में बहुत काम था। तुम बताओ, इतना देर तक क्यों जाग रहे हैं? और ये तैयारी किस खुशी में? हादी ने एक छोटा निवाला बनाकर इसके मुंह में डालना चाहा। ओह बाबा, मैं ये खाऊंगा तो फिर वो सब कैसे खाऊंगा? इसने नहीं नफ़ी में सर हिलाकर बाप की अकल पर मातम किया। सबा स्लेब पर गिरे खुश्क आटे को साफ करके अब हाथ धो रही थी। फिर एप्रन उतार कर उसे तय करके दराज में रखा और बाकी आटे को फ्रिज में रखा। वो बेटी की गुफ्तगू खामोशी से सुन रही थी। क्या सब खाएंगे वो? हादी हैरान हुआ। ओहो, मम्मा ने आपको नहीं बताया? अब किस सबा गड़बड़ाई। चलो आहद, मैं अब फ्री हूँ। हादी ने आईब्रो उचकाकर आहद से पूछा। बाबा, आज मम्मा का फाइनल रिजल्ट आया है। उन्होंने अपनी क्लास में टॉप किया है, इसलिए आज घर में पार्टी है। मम्मा ने सबको इनवाइट किया है, आपको नहीं बुलाया? हादी का बेयकीनी से मुंह खुला। सबा ने दाएं हाथ से माथे को हल्का सा छुआ। आहद, बाबा सारा दिन ऑफिस में काम करके थक गए थे और अब आराम करेंगे। चलो आओ। इसने आगे बढ़कर आहद का हाथ पकड़ा। बाबा, आप हमारे साथ शामिल नहीं होंगे? वो सदमे भरी आवाज़ में बोला। वो दोनों ही गड़बड़ाए। नहीं बेटा, मैं अभी चलता हूँ। हादी उसे उठाए उठ खड़ा हुआ। फिर वो सिबा के कमरे में आ गए। हादी तो कमरे की सजावट देखकर हैरान रह गया। वाह, बेसाख्ता इसके मुंह से निकला। साहब जी, हम सब ने मिलकर कमरा सजाया है। नसीबा खुशी से पूरे लहजे में बोली। सबा ने एक गहरा सांस ली और इतने असबाब ढीले किए। ये इसकी खुशी का दिन था और खुशी की तरह ही मनाना चाहिए था। वो छुरी उठा ली, टेबल पर रखे केक में फेरने लगी और हादी टेबल पर अनोखे एग्जाम के खाने सजे देखकर दांत पीस रहा था। उसे दोपहर का कद्दू गोश्त का सालन पेश किया गया था और सबा नामी मखलूक को पता नहीं कहाँ से इल्म हो जाता था जो हादी की नापसंदीदा चीज़ें थी वो नाराज़गी के सारे दिन में बनाती रहती थी, क्योंकि सबा के हाथ की बनी होती थी। हादी चुपचाप खा लेता था। बहरहाल वो बहुत जायकेदार होती थी। लेकिन यहाँ सजी टेबल और फिर कद्दू गोश्त उफ सबा, जालिम औरत, अल्लाह पूछे तुमसे। इतना बिल्कुल जालिम वैसे नहीं होना चाहिए, पर शौहरों के ऊपर ऐसे करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही किया उसने। मामा, आपकी सालगिरह तो है नहीं, फिर क्या गाएं?
उसे केक काटते देख नूरलैन ने बुरा वक्त सवाल पूछा। सब हंस दिए। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू मम्मी, मम्मा कहेंगे सब। पागल, अहाद ने बहन को तासुब से देखा। फिर तालियों की आवाज़ और सबकी मिली जुली मुबारकबादों के बीच उसने केक काटा। हादी ने इसके पीछे ही खड़ा था। सबा ने पहले झुककर दोनों बच्चों को खिलाया और नसीब और शाकिरों की वजह से उठकर हादी को भी खिलाया। केक भी खुद बेक किया। हादी का दिमाग अभी तक कद्दूकस में अटका था। जी। सबा इसकी बात का पशमंजर समझकर मुस्कुराई। हादी इसकी मुस्कुराहट से दिल मिलाया। मुझे क्यों नहीं बुलाया? सबा केक खिलाकर इसके साथ ही खड़ी थी। कोई इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी, बस छोटा सा फंक्शन था। वो जैसे इनकार सारी से बोली। छोटा सा फंक्शन और इतना ज़्यादा एहतमाम, और मैं कौन हूँ? इस घर का सरबरा, और मुझे पता ही नहीं, अब बुलाया भी नहीं। और इतना कुछ बनाकर मुझे जानबूझकर तुमने 3 रोटियां खिलाई, वो भी कद्दू गोश्त के साथ। सबा का दिल चाह कह के बुलंद करे, लेकिन जब्त किए रखा। आपका ही फरमान था, मुझे भूख लगी है, खाना पेश किया जाए। सबा, किस कदर जालिम हो तुम। आपको कद्दू गोश्त खिलाया इसलिए। ये सारी गुफ्तगू सरगोशी में हो रही थी। नसीबो और शाकरा तो इन्हें बातें करते देखकर ये खुश हो रही थी, गोया अपनी लव स्टोरी चल रही हो। नहीं, नाराज़गी में मुझे नहीं बुलाया इसलिए। वैसे मुबारक हो और बहुत अच्छी लग रही हो। वो भी सरगोशी में बोला। सबा का चेहरा एकदम सुर्ख हुआ और वह जल्दी से हादी की जानिब से रुख मोड़ गई। हादी ज़ेरे लब मुस्कुराया। फिर हादी तो सिर्फ चख पाया, वो भी बच्चों के इसरार पर, क्योंकि डट कर रोटी खाने के बाद चखने की भी गुंजाइश मुश्किल निकलती। फिर घंटे बाद नशीबो और शाकना जाने की इजाज़त मांगी। दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। दोनों ही दोनों ही रच के सोने हैं। शाकरा और नसीबो जाते हुए आहिस्ता आवाज़ में बोलती जा रही थी। बेगम साहिबा ज़्यादा सोनी है। नसीबो तो पहले दिन ही इसकी आशिक थी। तुमने देखा कैसे दोनों मोहब्बत से बातें कर रहे थे? शाकरा ने जहन में इस मंजर को ताज़ा किया। हाँ, मुझे लगता है अब इनके बीच कोई झगड़े नहीं हो रहे। वैसे भी बेगम साहिबा अच्छे मिजाज की है। साहब जी बस गुस्से वाले हैं। वो दोनों बातें करते अपने क्वार्टर की जानिब बढ़ती जा रही थी। आज रात को एक पार्टी में जाना है, तो तीखे लहजे में पूछा। तो ये कि बीवी को भी साथ ले जाना है। कमाल है, पिछले 3 सालों में एक भी दावतनामा वाइफ नहीं आया। हादी ने माथे को हल्का सा छुआ। अगर आखिर वो बगैर किसी बहस के क्यों नहीं मानती? क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? मैं भी हैरान हूँ। हादी ने भी डिटाई की हद की। ऐसा तो फिर ऐसे ही सही। सबा ने जैसे समझ कर सही लाया। जी। हादी ने जोर देकर कहा। मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, कितने बजे चलना है? वो आराम से मान गई। हादी ने शुक्र का सांस लिया। 9 बजे तक निकलेंगे। बच्चों को सुला देना, वरना नसीबो या शाकरा में से किसी एक को बच्चों के साथ बैठा देना। फिर वो पूरे 9 बजे तैयार होकर डाइनिंग रूम में आ चुकी थी। हादी इससे पहले ही वहाँ मौजूद था। इसने कलाई पर बंधी घड़ी देखी। वो पूरे वक्त पर तैयार हो चुकी थी। वो मुतासिर हुआ। गालिबन अपनी ज़िंदगी में पहली बार खातून को देख रहा था जो मुकर्रर वक्त पर तैयार हो चुकी थी। वो एक बार फिर इससे मुतासिर हुआ था। वो खुद भी वक्त की पाबंदी का कायल था और ऐसे ही लोगों को पसंद करता था। लेकिन इसने सबा से सियासत की तौक़ीद नहीं की थी। चले? सबा ने इसे देखते ही कहा। हाँ चलो। हादी ने एक भरपूर नज़र इसकी तैयारी का जायज़ा लिया। घुटनों तक आती शॉर्ट और नीचे कैपरी शर्ट पर इससे कदरे लंबाई के ऊपर शर्ट। अमूमन इस लिबास के साथ इसने दुपट्टा नहीं देखा था, लेकिन इसने सलीके से इस दुपट्टे को कंधों पर टिकाया हुआ था। फैशन भी पूरा था और अमूमन फैशन वाली बेहयाई का शबा भी नहीं था। क्या हुआ? सबा ने इसे मुसलसल घूरने पर आईब्रो उठाया। कुछ नहीं। हादी ने गहरा सांस लिया। फिर वो इकट्ठे डाइनिंग रूम से बाहर निकले। हादी ने एक बार फिर इसकी जानिब चेहरा फेरा। वो वैसे ही लंबी थी और ऊंची हील के बाद इसके बराबर ही आ गई थी। जैसे हादी के अंदर बढ़ती खुशी ने इसके चेहरे को मुस्कुराहट बखेर दी थी। फिर वो सामने देखते हुए इकट्ठे कदम बढ़ा रहे थे। एंट्रेंस डोर पर रुककर सबा ने शाकरों को आवाज़ लगाई। चंद लम्हों बाद वो हाजिर हुई। रात को 11:45 तक नूरलैन वॉशरूम के लिए उठेगी। इससे पहले ज़रा भी करे फ़ौरन फीडर दे देना, क्योंकि एक बार उठ गई तो अब सोएगी नहीं।
ना ही चुप होगी। जी बेगम साहिबा, शाकरा ने सर हिलाया। वैसे हाथ ज़्यादा तंग नहीं करता, बच्चों को एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना। आप दोनों में से कोई एक लाजमी बच्चों के साथ रहे। हादी दरवाज़ा वाकई इसके लिए रुका हुआ था। वो हादी की तरफ आते देख कर मुस्कुराई। जवाबन हादी मुस्कुराया, फिर कुछ याद आने पर दोबारा मुड़ी। शाकरा वहीं खड़ी और हाथ दूध ठंडा ना देना, नूरजहान को खांसी हो जाती। और सबा बस करो ना, बस करो ना, शहर से बाहर जा रहे हैं ना मुल्क से। 2 घंटे बाद वापस आ जाएंगे। आ रही हूँ। फिर जब वो हॉल पहुंचे तो वहाँ हर तरफ चकाचौंध रोशनियाँ थी। रंग बिरंगी एक सैलाब था। सबा पहली बार इस तरह की कोई पार्टी अटेंड कर रही थी। इसने ताइराना नज़र हॉल पर डाली। इक्का दुक्का ख्वातीनें ही ढके लिबास में थी, अलबत्ता दुपट्टे वाली वाहिद थी। इन्हें देखकर मेज़बान जोड़ा इंतक आया। चंद इस्तकबाली जुमलों के बाद उन्होंने टेबल दिखाई। हादी गाहे बगाहे इस पर नज़र डाल लेता। नर्वस तो नहीं हो? मैं जानता था वो ऐसी महफिलों में कभी नहीं गई। नर्वस नहीं, क्यों? सबा ने हैरत से हादी को देखा। हादी को जवाब मिल गया था। भाई, इसकी बीवी बहुत पुरएतमाद थी। हादी ने नफ़ी में सर हिलाया। फिर चंद लम्हों के बाद हादी ने अपने जानने वालों की टेबल तक चला गया। इससे भी पूछा। इसने नफ़ी में सर हिलाया। सबा पहले तो कुछ देर हादी को हंसता बोलता देखती रही, फिर पट से मोबाइल निकालकर मुख्तलिफ पीस चेक करने लगी। कुछ देर गुजरी हुई थी। दो ख्वातीनें इसकी टेबल तक आई। सबा ने उन्हें देखकर मुस्कुराहट उछाली। वो भी जवाबन मुस्कुराई। एक दूसरे से तारुफ के बाद हल्की फुल्की गुफ्तगू हो रही थी। वो हादी के बिजनेस सर्कल से थी। चंद लम्हों बाद हादी पर नज़र डाल लेती थी, जो एक ग्रुप में खड़ा ममत मुस्कुरा रहा था। कोई सोच सकता है बंदा मुझसे 2 बच्चों के पैम्पर पर बहस करता होगा। ये सोच आता ही इसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। तभी हादी ने उसे देखा। सबा ने जल्दी से नज़रों का जाविया बदल लिया। वो जहरीला मुस्कुराया। हाउ रोमांटिक। इसके साथ खड़ी एक औरत बोली। जी? उसने नासमझी से देखा। आपकी शादी को 3 साल हो रहे हैं, लेकिन अभी भी एक दूसरे को चोरी से देखना और स्माइल करना। सबा अपने अंदर से उबलता कहकर रोककर हंसी में बदला। शादी को 3 साल जरूर हुए हैं, लेकिन मोहब्बत अब हो रही है। वो दिल ही दिल में बोली। लेकिन खातून को कोई जवाब नहीं दिया। फिर एक कपल इनकी टेबल तक आया। मिसेस हादी अर्तजी? मर्द ने पूछा। जी? वो हौले से मुस्कुराकर बोली। ओह हेलो, कैसी हैं आप? कहते साथ ही इसने हाथ आगे बढ़ाया। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। इसने हाथ को नज़रअंदाज करके मुस्कुरा कर जवाब दिया। आदमी ने समझकर सर हिलाया, हाथ को पीछे किया। इस आदमी की नज़र सबा को उलझन में मुब्तला कर रही थी। अजीब जिस्म में गड़ने वाली नज़रें थी। बहुत खूबसूरत है आप, सबा। सबा ने कड़ी नज़रों से उसे देखा। मिसेस सबा हादी। सबा ने मुस्कुराकर तस्दीक की। ओ ऑफ कोर्स मिस। वो भी जवाबन मुस्कुराया। सबा घरेलू लड़की ज़रूर थी, मगर डरपोक नहीं थी। वो एतमाद अंदाज में उसे देखते मुस्कुरा रही थी। वो इसकी निगाहों से समझ गया वो इसकी नीयत को पढ़ चुकी है। वैसे मर्दों की अजीब फितरत होती है। पहलू में खूबसूरत बीवी के होते किसी और की बीवी के हुस्न के कसीदे पढ़ने लगते हैं। हाउ मीन। हुस्न की तारीफ हर इंसान का हक है। वैसे लगता है आप हादी और तजी का जिक्र कर रहे। वहाँ मौजूद तीनों ख्वातीनों के लिए गुफ्तगू हैरानी का बासित बनी। साफ पता चल रहा था एक दूसरे पर तंज किए जा रहे हैं। मेरे शौहर में ऐसी बेगैरत आदतें नहीं हैं। सबा ने मुस्कुराकर उसे सुलगाया। मिसेस सबा, शायद आप जानती नहीं मैं कौन हूँ। इसकी बीवी सबा को घूरते हुए बोली। शुक्रिया, नहीं जानती, वरना अफसोस होता कि ऐसा कामयाब बंदा और ऐसी जहानत मजाल जो सबा के होठों पर से मुस्कुराहट जुदा हुई हो। प्लीज़ जूस लेना। इस जेठ आदमी ने असर लिए बिना टेबल पर रखा ग्लास इसकी जानिब बढ़ाया। नो थैंक्स प्लीज़ मिसेस सबा, तल्ख गुफ्तगू को जाने दीजिए। सबा ने इसके चेहरे को गौर से देखकर आहिस्ते से सर हिलाया। श्योर। फिर हाथ बढ़ाकर ग्लास थामना चाहा, लेकिन इससे पहले कि इस आदमी का हाथ इसके हाथ को छूता, सबा ने अपना हाथ पीछे कर लिया। नतीजा ग्लास टेबल पर गिरकर फर्श पर ठोकर खाता कई टुकड़ों में बट गया। छनाके की आवाज़ पर सबकी गर्दनें इधर मुड़ी। सारे माहौल में खामोशी छा गई। जूस टेबल पर गिरते इस ढेठ आदमी के कपड़े भी खराब कर गया था। हादी तेज़ी से इस्तकाया। मिसेस सबा, ये आपने क्या किया?
इसकी बीवी सदमे में भरी आवाज़ में बोली, क्या हुआ? हादी ने सबकी नज़रें इस पर जमे देखकर अपना दायां बाजू इसके गिर्द फैलाया। ये इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद ब खुद हुआ था। सबा ने अपना दायां हाथ ऊपर करके उसके हाथ को पकड़ा। हादी ने इसके हाथ को मजबूती से पकड़ा। आपकी मिसेस ने यह कारनामा किया है? इस औरत ने टेबल पर गिरे जूस की तरफ इशारा किया। सबा ने दायां आईब्रो उठाकर उसे देखा। आर यू श्योर ये मैंने किया है? हादी ने गर्दन इसकी जानिब मोड़ी, जो सामने खड़ी औरत को कड़े तेवरों से देख रही थी। वो औरत बिना जवाब दिए उसे घूर रही थी। क्या मसला है? हादी ने सरगोशी की। सब इस ढीठ आदमी को देख रहे थे। इस ढीठ आदमी ने मुझे लाइन मारनी चाहिए। इस ढीठ आदमी ने मुझ पर लाइन मारनी चाहिए। नहीं लगी तो माफ़ी के बहाने जूस दिया। मैं लेने लगी तो मेरे हाथ को टच करना चाहा। मैंने हाथ पीछे कर लिया और नतीजे सामने है। वो मुस्कुराई। इस खबीस की ये जुर्रत। हादी एकदम से आगे बढ़ा, लेकिन सबा ने इसके हाथ को मजबूती से पकड़ा। हादी तमाशा बन जाएगा, वैसे भी यही काफ़ी है इसके लिए। हादी ने लब खींच कर उसे देखा। हादी नहीं प्लीज़। इसने मुल्तजी लहजा अख्तियार किया। मेज़बान जोड़िया वहाँ इस ढीठ आदमी से बात कर रहा था कि इसकी बीवी ने सबा का नाम लेकर इसकी तरफ इशारा किया। मिसेस हादी? मेज़बान खातून ने हैरत से उसे देखा। जी। इसने हादी के हाथ को मजबूती से पकड़ा। मुस्कुराकर रुक किया हाथ। सबा ने ताहिराना निगाह हॉल पर दौड़ाई। सबका ध्यान अब वहाँ से हट चुका था। तभी हॉल में पहले की तरह हल्का बैकग्राउंड म्यूजिक भी चलने लगा था। यानी ये बेमानी बात थी। आई एम सॉरी लेकिन क्या? इससे पहले वो अपनी बात मुकम्मल करती हादी बोल उठा। मिसेस शाह, मेज़बानी का बहुत शुक्रिया। ये मेरी वाइफ ने कुछ नहीं किया, लिहाजा इस बात को रहने दें, हम चलते हैं। हादी ने खूंखार निगाह इस ढीठ आदमी पर डाली। क्या हो गया हादी? कम ऑन, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। मैं जानती हूँ आपकी मिसेस की कोई गलती नहीं है। दरअसल काफ़ी वक्त हो गए हैं, बच्चे ना उठ गए हों, मुझे इनकी फ़िक्र हो रही है। फिर कभी मिल लेंगे। सबा ने मुस्कुराकर माजरत की। बिल्कुल भी नहीं, अभी तो पार्टी चल रही है और आप नाराज़ होकर जा रही हैं तो? नाराज़गी की कोई बात नहीं है। इन साहब के जूस गिराने से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। इनकी वाइफ को गलतफहमी हुई है, लेकिन वाकई बहुत टाइम हो रहा है। आप जानती हैं दोनों बच्चे छोटे हैं तो मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकती। हादी इस दौरान लब खींचे इस ढीठ आदमी को देख रहा था, जो हादी की नज़रों से घबराकर अब शर्ट साफ करने के बहाने वॉशरूम की जानिब बढ़ रहा था। हादी की नज़रों ने आखिर तक इसका पीछा किया था। इसकी बीवी अब किसी और टेबल के गिर्द खड़ी एक खातून से बात कर रही थी। फिर सबा ने इन खातून से रुखसत ली। हादी मुरवत भी नहीं मुस्कुरा रहा था। चंजीदा चेहरा लिए सर को खम दिया अलविदा की रस्म निभाई थी। सबा इसके ऐसे रवैये पर शर्मिंदा हो रही थी। बंदा ज़रा मुस्कुरा कर ही खुदा हाफिज़ कह देता है। सबा ने इसके के साथ चलते आहिस्ते से कहा। सबको पता मैं ऐसा ही हूँ। अगर मुस्कुरा कर किसी की बात का जवाब दे दूँ तो इसे खुशकिस्मती समझते हैं। वो नॉर्मल रफ्तार से दरवाजे की जानिब बढ़ रहे थे और हादी सीध में देखता आगे बढ़ रहा था। बड़े ही कोई सड़ियल किस्म के इंसान हैं आप। सबा ने मुस्कुराकर उसे देखा। वो इसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और एक निगाह इस पर डाली। तभी निगाह सबा के मुस्कुराते चेहरे से ज़रा दूर गई और वो रुका और इसकी मुस्कुराहट सिमट गई। फिर इस तरह चलने लगा। लेकिन सबा का हाथ इसके हाथ में था, इसीलिए सबा ने इन चंद लम्हों में इसका रुकना महसूस किया था और इसकी भटकती निगाह और सिमटती मुस्कुराहट को भी देखा था। क्या हुआ? सबा ने मुड़कर उसकी निगाहों के मरकज़ को ढूंढना चाहा, लेकिन वहाँ सब अपनी टेबल्स के गिर्द खड़े बातों में मसरूफ़ थे। सबा को समझ नहीं आई हादी किसे देख रहा था। इसने चेहरा सीधा कर लिया और फिर हादी की समीप देखा, जिसका चेहरा सपाट हो चुका था। बताया नहीं आपने क्या हुआ है? किसे देख लिया था? शहरीन का भाई, भाभी और इसकी बहन खड़े थे पीछे। वो दोनों दरवाजे पर पहुंच चुके थे। सबा ने इसके चेहरे पर नज़रें उठाए गए बेसाख्ता मुड़कर देखा। इसकी मेज़बान खातून और 3 लोग इन्हें देख रहे थे। इसके मुड़कर देखने पर सबने गर्दनें सीधी कर ली। क्या हुआ? रुक क्यों गई? हादी दरवाजे खोले इसका मुंतज़िर था, लेकिन वो रुककर इधर ही देखी जा रही थी।
शहरीन की बहन अब दोबारा इसे ही देख रही थी और सबा को वो आंखें बहुत सर्द लगी थी। सबा चलो, हादी ने उसका हाथ दबाया। सबा चौंक कर होश में आई। हाँ हाँ चले। फिर गाड़ी में बैठने तक वो दोनों के बीच खामोश रही। आप इस वजह से जल्दी निकल आए कि वहाँ शहरीन की फैमिली थी? खामोशी में सबा की आवाज़ उभरी। नहीं, मैं तो तुम्हारी वजह से आई हूँ। तुम कह रही थी बच्चे अकेले हैं। चलो जी। मैं तो आपकी वजह से कह रही थी, आपने कहा था हम जाते हैं। मैंने सोचा आपके लिए कोई सॉलिड बहाना ढूंढ लूँ। फिर वैसे भी मुझे डर लग रहा था कहीं इस ढीठ आदमी को न मारपीट न शुरू कर दे आपसे आप, इसलिए मैंने सोचा बस घर जाएं अब। ये तो ठीक अंदाज़ा लगाया तुमने। इस ढीठ आदमी की खातिर तवज्जो तो करनी थी मैंने, लेकिन वहाँ नहीं। और जब इसे मालूम था तुम मेरी बीवी हो तो इसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो तुम्हें इस तरह से ट्रीट करे? अब छोड़े इस बात को, खामखा बात बढ़ जाएगी। तुमसे मशवरा नहीं मांगा मैंने। सबा ने घूर कर उसे देखा। मेरे मशवरे को मानकर अब तक कितने नुकसान उठाए हैं? वह गुस्से से घूर रही थी। हाथी ने कोई जवाब नहीं दिया। सबा ने हाथी ने कोई जवाब नहीं दिया। सबा ने रुख सीधा कर लिया। सब आएगा ससुराल को देखकर भागे होंगे यकीनन। हादी ने पलटकर उसे देखा और फिर रोड पर निकट टिकाई। फिजूल ना बोला करो। पिछले 3 सालों से अक्सर कहीं ना कहीं सामना हो जाता है। दोनों ही बिजनेस फैमिलीज है और उन्हें मैं वहाँ जाते देख लिया था। वापस आना होता तो तभी आ जाता। मैं तो सिर्फ इसलिए वापस आया हूँ कि तुम बार बार कह रही थी कि बच्चों के लिए जाना है। वाह, ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। सबा सुनकर तिरमिलाई। और इन्हें पहले देख चुके थे तो इस वक्त देखकर क्यों रुके थे? इसने रुजू किया। ऐसे तुम बच्चों की वजह से बाउंड हो गई हो? मैं सोच रहा था कोई गवर्नेंस रख लेता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है किसी गवर्नेंस की। वैसे भी बच्चे किसी और से नहीं संभलते। खैर खैर अब ऐसी भी बात नहीं है। वैसे इतना जल्दी तो कोई गवर्नेंस मिलना मुश्किल है। मैं सोच रहा था कि कोई क्यों ना आसमा को बुला ले। वैसे भी बच्चे इससे बहुत अटैच थे। आदि के लहजे में शरारत थी। सबा तड़प कर पलटी। बड़ी याद आ रही है आसमा की। और बच्चों से इसकी अटैचमेंट तो कभी थी ही नहीं। हाँ, इनके बाप से ज़रूर थी। शायद इसलिए इसकी याद आपके दिल में अंगड़ाइयाँ ले रही है। वो कड़े तेवरों से उसे घूर रही थी। हादी ने मुस्कुराहट जब्त की। लेकिन मेरी बात याद रखें, मेरे घर में दोबारा वो औरत नज़र आई तो आपकी खैर नहीं। इतनी बेवकूफ़ लगती हूँ ना मैं बच्चों को संभालने के बहाने ऐसी औरतों के घर में घुसा लूँगी और अपना शौहर इन्हें दे दूँगी। आखिरी बात आहिस्तगी से बड़बड़ाहट के अंदाज में कहती वो खिड़की की तरफ रुख मुड़ गई। ये और बात की हादी सुन चुका था। इसके बेसाख्ता कहके ने सबा को एहसास दिलाया वो क्या बोल चुकी है। और हादी ने सुन भी लिया था। बेसाख्ता ने ज़बान दांतों तले दबाई। उफ। हादी मुसलसल हंस रहा था और सबा ने गुस्से से पलट कर देखा। क्या मसला है, क्यों हंस रहे हैं? कुछ नहीं, वह बस ऐसे ही हंसने का दिल चाह रहा है। वो फिर से हंसने लगा। भी सबा चेहरा फिर से खिड़की की जानिब कर लिया। वो अपने होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। हाँ, आसानी लौट रही थी। जिंदगी का हसन वापस आ रहा था। फ़ज़ाएं पलट रही थी और बाहर वो दरवाजे पर दस्तक देने को थी। उसे बाहर की आहटें सुनाई दे रही थी। इसके लबों पर मुस्कुराहटें मचल मचल जाती। हादी ने एफएम चलाया। कभी कभी मेरा दिल में ख्याल आता है। गाड़ी में आवाज़ गूंज उठी। फिर हादी भी साथ साथ ही गाने लगा। तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। सबा ने मुस्कुराहट जब्त करके रुख उसकी तरफ किया। शर्म नहीं आती? इस तरह गाना गाना सुनते नहीं आती क्योंकि मैं खुल्लम खुल्ला फ्लर्ट फरमाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब्त के बावजूद भी इसके होठों के किनारे से मुस्कुराहट झलक रही थी। इंतहाई लोफर वाली हरकत है ये, और खूबसूरत लड़के को इम्प्रेस करने की फिजूल कोशिश। सबा के दोस्तों ने इसे एक आर्ट गैलरी में लगी तस्वीरों की नुमाइश पर चलने का कहा था। वो कौन सी आर्ट की दिलदार थी। फिर से इनकार कर दिया, लेकिन फिर इनकी ढेरों मिन्नतें भरी गालियों के बाद तैयार हो गई थी। शौक इनमें से बस एक आध को था, बाकी बस एंजॉयमेंट के लिए जाना चाहती थी। इसने हादी को बताया और बच्चों को शाकरा के हवाले करती आ गई। शादी के इन 3 सालों में इसने इस शहर को घूम फिर कर नहीं देखा था, जिसकी खूबसूरती के लिए लोग न जाने कहाँ कहाँ से आया करते थे। वो दोस्तों वो दोस्त वो दोस्तें हर एक तस्वीर के पास रुककर इसका बगौर मुआयना करती और समझ न आने पर अगली तस्वीर का रुख करती। शायद वो समझ आ जाए। सिर्फ सायरा और
कश्वर थे। कश्वर इन तस्वीरों के समझ आ रही थी, बाकी इन तीनों के लिए वो फिजूल सी तस्वीरें थी, जिन पर बहुत गौर के बाद भी इन्हें इसकी तारीफ का कोई पहलू ना मिलता, और अपने कमेंट से वो इनको तिल मिलाने पर मजबूर करती। सबा बहुत खुश थी। अरसे बाद वो ऐसे बाहर निकली थी, इस तरह हंसी मजाक और फिर बाहरों की आहटें। अब दिल अभी दिल में फूल खिला रही थी, चेहरा खुला खिला खिला सा लगता था, बंद होठ भी मुस्कुराते महसूस होते। उसे हर दूसरी बात पर बेसाख्ता हंसी आ जाती। मोहब्बत शायद दिल में उतरते हुए यूं ही हर मौसम को बाहर की शक्ल दे दिया करती है। इसका पहला तजुर्बा था, और इस तजुर्बे के लिए वो कितना तरसी थी ये उसे मालूम था। एक तस्वीर के गिर्द वो पांचों इकट्ठे जा खड़ी हुई थी। रश सा लगने लगा था, और फिर इनके अनहमाक को देख कर इन्हें वहाँ से हटने को कोई ना कहता। चलो हम बाद में देख लेंगे आगे आर्ट चलो हम बाद में देख लेंगे, आर्ट लवर्स को क्या डिस्टर्ब करना। और हर तस्वीर पर सबसे खूबसूरत कमेंट सबा के ही होते थे। यार पिछली सब तस्वीरें एक तरफ, ये एक तरफ, बहुत आली। एक रंगों भरी तस्वीर पर गौर के बाद सबा सबसे पहले बोल उठी। किशोर और सायरा खिल उठी। ये पहला अच्छा कमेंट था। बाकी दोनों ने सबा को घूरा। क्या आली, ज़रा हमें भी बताओ। क्या आली, ज़रा हमें भी बताओ। बहुत खूब, सबा ने कहकर जैसे सर धना। ये देखो, इतने सारे रंग एक साथ कैनवस पर बिखरे हैं, ऐसा लग रहा है मशहूर बहुत अमीर था। सारे रंग खरीद कर एक ही सफ़र पर दिखा दिए। देखो ना, दुनिया में कितने रंग हैं, इनमें से बहुत शेड्स के तो मुझे नाम भी नहीं आते, हालांकि मुझे कलर्स नेम आते हैं। सबा तस्वीर को मुतासिर अंदाज में देखती बोली। चारों के एक साथ कह के निकले। वहाँ मौजूद लोगों ने मुड़कर इन्हें इधर देखा था। इंतहाई खबीस हो सबा, कश्वर हंसी के दौरान बोली। इनके कहकों पर वो खुद भी हंसने लगी थी। मुझे सच में इस तस्वीर से यही समझ आया। चंद लम्हों बाद सब ने इनसे तवज्जो हटाई। वो पांचों अब अगली तस्वीर की जानिब बढ़ी, और वहाँ सबा को इस पार्टी वाली खौतीन मिल गई। वो दोस्तों को चंद मिनट का कहकर इनकी तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? इसने मुख्तसर सलाम करके पार्टी की मेज़बान खातून से मुस्कुराकर पूछा। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज मिसेस हादी, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। सबा इसके साथ खड़ी ख्वातीनों पर एक निगाह दौड़ाई। इस ढीठ आदमी की बीवी भी थी, और शरीन की बहन। वो उसे देखते तनफ्फर से वहाँ से हट गई। सबा की जूती को भी परवाह नहीं थी। मिसेस हादी, आपको तो लोगों की लोगों को मुतवज्जो करने का फ़न आता है। जहाँ भी जाती है चंद हम सबकी तवज्जो का मरकज़ बन जाती है। ढीठ आदमी की बीवी ने इस पर तंज किया। इस दिन पार्टी में भी इसकी तवज्जो से सब देखने लग गए थे, और आज इसकी ऊंची आवाज़ में किए तबसरे पर पढ़ने वाले कहकों ने सबको इसकी तरफ मुतवज्जो कर दिया था। सबा इसका तंज समझ गई थी। जी, पर्सनैलिटी चार्म, करिश्मा। सबा ने दिल जलाने वाली मुस्कुरा कर जवाब दिया। एक खातून ने अपनी मुस्कुराहट रोकी। और सुनाए, बच्चे ठीक हैं आपके? दूसरी खातून ने पूछा। जी, अब तो आहद माशाल्लाह से स्कूल जाने लगा है। जी, मेरा बेटा इसी क्लास में पढ़ता है। एक बार हादी आहद को छोड़ने आया था स्कूल, तो वहीं मुलाकात हुई थी। बहुत ज़हीन बच्चा है। सबा मुस्कुराई थी। कभी आए ना हमारी तरफ। आपको आप तो बिल्कुल भी सोशल नहीं लगती। ऐसी बात नहीं है, बस बच्चों के साथ मसरूफ़ रहती हूँ। तो गवर्नेंस क्या करती है? बच्चों को इनके हवाले करें कि ज़रा बाहर निकले। सबा को हंसी आ गई थी। आपकी बात सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे खुदा न ख्वास्ता किसी कैद में रहती हूँ, और बच्चों को गवर्नेंस के हवाले तो कभी ना करूँ। एक माँ के लिए इसके बच्चों से बढ़कर और कौन सी मसरूफियात अच्छी हो सकती है? टिपिकल मिडिल क्लास औरतें, ढीठ आदमी की बीवी ने इस्तंजिया कहा। जी, रिवायती औरतें। सबा ने मुस्कुराकर इसकी तरफ रुख किया, जो सुबह अपने बच्चों के नाश्ते से लेकर इनका हर काम खुद करती है। वैसे कुछ औरतों को आदत होती है ना, अपने बच्चों को नौकरों के हवाले करके अपनी आज़ाद ज़िंदगी गुजारना। और फिर एक वक्त आता है इनके बच्चे बहुत से जहनी मसलों का शिकार हो जाते हैं। सबा ने खूब ठंडा करके मारा था। मेरी दोस्तें मेरा इंतज़ार कर रही हैं, फिर मुलाकात होगी। मुश्तसर अलविदाई अंदाज में कहती मुड़ी। देखे तो अच्छी माँ होने का दरस कौन दे रहा है, जो खुद एक सौतेली माँ है। सबा झटके से मुड़ी और शोला बार निगाह इस पर गाड़ी। कमाल है, मुझे ताना वो सगी माँ दे रही है जो अपने बच्चों को सिर्फ गुड मॉर्निंग गुड नाइट कहती है। इसके अलावा तो फुर्सत कम मिलती है कि अपने बच्चों के साथ बैठ सकें। हाँ, किसी और अच्छी माँ का सुनकर उसे हसद ज़रूर होता है।
उससे हसद ज़रूर होता है। वो छोटे कदम उठाती एन इसके चेहरे के बराबर आ खड़ी हुई और उसे मुसलसल घूर रही थी। क्या हो गया है मिसेस हादी, जाने दे, एक खातून इसके तेवर देखकर धीमी आवाज़ में कहा। सबा गहरा सांस लेती पीछे हटी और बिना मुस्कुराए पलट गई। उफ, बिल्कुल हादी अर्तजी जैसी है, एक जैसे मगरूर, गुस्से और के तेज और मुड़ते हुए। सबा के कानों में ये बातें पड़ी थी। वो सर झटकती आगे बढ़ गई थी। ये हफ्ते की खुली शाम का एक मंजर था। सबा नहाकर गीले बाल लिए पीछे लॉन में आ गई थी। बच्चे शाकरा और नसीबों के बच्चों के साथ खेल रहे थे। वो मोबाइल लिए एक जानिब रखी कुर्सियों में से एक को खींचकर बैठ गई थी। खेलती हुई नूरलैन इसे देखकर दूर से हाथ हिलाया। सबा ने भी मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। वो फिर खेल में लग गई। सबा व्हाट्सएप पर बहनों के आए मैसेज देखने लगी। इन चारों बहनों ने एक ग्रुप बना रखा था। वो मैसेंजर देखकर मुस्कुराते चेहरे के साथ तेजी से टाइप करती जा रही थी। वो जिस कुर्सी के नीचे बैठी थी एंड इसके ऊपर बोगनवेलिया की एक शाख थी जो फूलों से लदी थी। हल्की सी हवा चलती तो कई फूल इसके आगे गिरते, कुछ इसके गीले बालों में अटक जाते, कुछ नीचे गिर जाते। इसने लंबे बालों को कुर्सी के पीछे किया हुआ था। यूं वो हवा के इस हरकत हवा के साथ हरकत में आ जाते, इनकी नमी कम हो जाती। टांग पर टांग रखे वो लिखते हुए गाहे बगाहे बच्चों पर भी नजर डाल लेती। अस्सलाम, हादी ने इसके कान के करीब आकर सरगोशी की। वो डर कर उछली और हाथ में पकड़ा मोबाइल नीचे गिरा। उफ, डरा दिया मुझे। वो हंसता हुआ इसके करीबी कुर्सी खींचकर बैठा। सलाम का जवाब भी देते हैं। सबा ने उसे घूरते हुए नीचे गिरे मोबाइल को उठाया। मैंने दिल में दे दिया है। मोबाइल को साफ करते हुए बोली। हादी उसे इसी तरह देखता रहा। वो झुंझलाई लेकिन जाहिर नहीं किया, क्योंकि जब हादी से कहती तो इसके कहके होते और बहुत से ऐसे जुमले जो सबा का चेहरा शुरू कर देते। बॉस जो है बॉस जो है जब दिल चाहेगा ऑफिस छोड़कर आ जाएंगे। सबा ने इसका ध्यान बटाना चाहा और बहनों को हादी का बताते मोबाइल रख दिया। हादी बिना जवाब दिए इसे देखता रहा, मोहब्बत भरी नज़रों से और सबा की ज़बान में लोफर वाली नज़रों में। फिर सबा के घूरने पर ज़बान को जहमत दी। दिल नहीं लग रहा था, तुम्हारी याद आ रही थी। आखिरी बात इसने शरारत अंदाज में कही थी। सबा ने मुस्कुराहट रोकने को ऊपर ऊपरी लब पर दांतों तले दबाया और समझने के अंदाज में सर हिलाया। हाँ, याद याद आया याद आया। तुमने वासिक अली के बेटे से क्या कहा था? हादी को कुछ याद आने पर हादी को कुछ याद आने पर सीधा हुआ। कौन वासिक अली? सबा ने नासमझी से कहा। जिस पर तुमने जूस गिराया था। अच्छा हाँ, वो ढीठ आदमी। सबा की बात पर हंसा। हाँ वही। ढीठ आदमी की बीवी भी इसके जैसी है। याद है कुछ दिन पहले मैं एक आर्ट गैलरी गई थी। हाँ, आगे सबा ने मुख्तसर से बताया। तो इन बातों का इससे क्या ताल्लुक? हादी उलझा। इस ढीठ आदमी ने आपको क्या बताया? हादी बताते हुए रुका। पहले तुम पूरी बात बताओ। इस वक्त एक तेज झोंके ने इसके सर पर फूलों की बारिश कर दी थी। कुछ फूल हादी पर भी गिरे थे। हादी ने इसके बालों में अटके चंद फूल चुनकर हथेली पर रखे और रखने शुरू किए। वो बोलती रही। ढीठ आदमी का एक बेटा है, आहत का क्लास फेलो है, बल्कि दोस्त। मुझे नहीं पता था। आहत आहत जिस दोस्त का बताता है वो इसका बेटा है। पता भी होता तो बच्चे का क्या मसला होता मुझे। लेकिन इस दिन वाली बातों के बाद मिसेस ढीठ ने अपने बेटे से कहा कि आपके दोस्त आहत की मामा इसकी सौतेली अम्मा है और बहुत गंदी है। पता नहीं और क्या क्या कहा, लेकिन आहत ने मुझे बस यही दो बातें बताई। तो आहत स्कूल से आने के बाद सारा दिन कमरे में घुसा रहा। मेरे बुलाने पर भी कोई जवाब नहीं दिया। मैं परेशान हो गई, क्योंकि आज तक तो कभी बच्चों ने ऐसा नहीं किया था। तंग आकर मैंने उसे अपनी गोद में बिठाया। बेतहाशा रोने लगा। पूछने पर ही बताया। इस लम्हे मेरा दिल चाहा इस औरत को गोली से उड़ा दूं। पता नहीं लोगों को किसी के घर का सुकून बर्दाश्त क्यों नहीं होता। आहत वो इतना बहलाती रही, उसे समझाती रही, तब जाकर उसकी तबीयत संभली। सबा की आंखों में फिर से वही मंजर ताज़ा हुआ था। आहत रो रो कर निढाल हो रहा था। वो कहता है आप मेरी मम्मा नहीं हैं। इसका रोना सबा का दिल को चीर रहा था। और उसे कैसे पता? इसकी मम्मा ने उसे कहा। इनकी मम्मा ने मुझसे झगड़ा किया था कुछ दिन पहले, क्योंकि मैंने इनसे कहा था कि वो अपने बच्चों को नाश्ता बना के दे। आपको पता है इनके सर्वेंट इनका काम करते हैं। इनकी मम्मा तो इनके स्कूल टाइम सोती रहती है। वो खुद तो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखती। जब मैंने बताया कि मेरे बच्चे तो इतने अच्छे हैं और मैं इनका ख्याल रखती हूँ, तो वो जेलस हो गई और इसलिए इन्होंने गुस्से में ये सब किया। सब ठहर ठहर कर बोल रही थी। वो देख रही थी कि इसके अल्फाज कितना असर कर रहे हैं। आप
से कोई भी कह दे कि मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ, आप मान लेंगे? मुझे अगर कोई कहे कि आप मेरे बेटे नहीं हैं, मैं इससे कभी बात नहीं करूँगी, मैं इससे कभी बात नहीं करूँ। और फिर आहत इसके गले लग गया था। सबा ने सूख भरी सांस ली। दुनिया में ऐसे खबीस लोग भी मौजूद होते हैं जिनका आपकी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन वो अपने हसद से मजबूर होकर आपकी ज़िंदगी में जहर घोल देते हैं। फिर सबा ने इसे कहा था कि वो अपने दोस्त को संडे अपने घर बुलाए, बिना ये बताए कि वो अपनी मम्मा को इसकी बात बता चुका है। और फिर सबा ने बहुत मोहब्बत से इसके बच्चे से ये कहा कि आपकी मम्मा डॉक्टर है। इनसे पूछेगा कि जब आहत पैदा हुआ था तो वो क्या मेरे साथ थी? ये 2 जुमले ही इस औरत के लिए काफ़ी थे। अगर जो ज़रा सी अकल हुई तो समझ जाएगी। सबा ने बताकर कंधे उचकाए। तुमने इस बच्चे से वाकई यही कहा? हादी मुंह खोले हैरत से उसे देख रहा था। सबा ने कंधे उचकाए। मजबूरी थी, ऐसी वार्निंग देनी पड़ी, वरना मैं बच्चों को निशाना नहीं बनाती। और फिर मेरा निशाना सही लगा। इसी दिन शाम को कॉल करके मिसेस ढीठ ने काफ़ी भड़ास निकाली। मेरे बेटे को इस सब में इन्वॉल्व ना करें। वो तल्खी से हंसी। और हमारे बेटे को कर रही थी वो। वही कहा मैंने। आगे से कहती है मिसेस हादी मुझसे दुश्मनी मोल ना ले, मैं नागिन हूँ। और मैंने कहा आप नागिन हैं तो यकीन करें मैं भी ऐसी नेक नहीं हूँ कि आपकी एक बार डसेंगी तो अगली बार खुद पेश हो जाऊंगी। मैं भी हाथ में डंडा लेकर नागिन का सर कुचल दूँ। हादी का इस बार कहकर बुलंद हुआ तो सबा भी हंसने लगी थी। हादी काफ़ी देर हंसता रहा। क्या चीज़ हो तुम यार? फिर कुछ देर तोके के बाद बोला, बच्चों को शहरीन का नहीं बताया? पता क्या, मेरे कमरे में तस्वीर लगी हुई है, इनके अपने कमरे में भी। वो तस्वीर वाली आंटी बाबा की बेस्ट फ्रेंड है, जो अब नहीं रही। सबा कहकर ऐसा मुस्कुराया जैसे कोई खबर पढ़ कर सुनाई हो। हादी ने लब भींच कर चेहरे को रुख मोड़ लिया और बच्चों को देखने लगा। अगर जो ये बात नागवार लगी है तो याद रखिए, मैंने ये बच्चों के लिए ही किया है। बच्चों के लिए वाहिद माँ बाप ही है होने चाहिए, वरना इनके दिल पे जहन टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे टूट फूट की शख्सियत के मालिक हो। जब वो बड़े हो जाएंगे मैं इन्हें खुद बताऊंगी। इस दिन आहत की हालत मैंने देखी थी। मैं फिर कभी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती। वो हमारे लहजे में बोली। हादी ने बच्चों से निगाह हटाकर उसे देखा। यकीनन अच्छा ही सोचा तुमने, लेकिन कोशिश करना इनकी माँ से इन्हें जल्दी मौतरफ करवा दो, ताकि वे अपनी माँ के सदका जारी बन जाए। इतने छोटे बच्चे कैसे सदका जारिया बन सकते हैं? सबा ने नहीं पूछा, बस एक तकलीफ की लहर उठी थी और फिर दब गई। ठीक है, वो हर बात को झटकती मुस्कुराई। हादी भी मुस्कुरा दिया। काश वो बता सकती कि ये इसके लिए कितना तकलीफ दे था कि वो इसके बच्चे नहीं थे, इन्हें पालते वो ये भूल गई थी। और आज याद आने पर किस कदर तकलीफ से उठी थी। ठीक है, वो इसकी औलाद नहीं थे, लेकिन कोई और तो ये ना कहे ना। वो सर को दाएं बाएं करती इस बात को झटकने की कोशिश करती रही। फिर उठ खड़ी हुई। कहाँ? हादी ने पूछा। वॉक करती हादी भी इसके साथ चलने लगा। तुम्हें पता है तुम मेरी आइडियल हो। इस दिन एक खातून कह रही थी कि बिल्कुल अपने शोहर की तरह है। सबा सड़ियल। मैंने कहा नहीं, मैं बहुत खुश अखलाक हूँ। वो दोनों साथ चल रहे थे। अब इसके कुछ बाल सूखे थे और अंदर से कुछ गीले रह गए थे। सबा ने उड़ते बालों को चेहरे से पीछे किया। एक तो तुम ख्वातीन है। हादी ने इसकी बात पर मुंह बनाया। ये खातून किसे बोला आपने? सबा ने कड़े तेवरों से पूछा। आप मोहतरमा को। मैं लड़की हूँ। मैं पहली लड़की देख रहा हूँ जो 2 बच्चों की माँ भी है। और जब तक मेरे बच्चों की शादी नहीं हो जाती मैं लड़की ही रहना है। हादी का कहकर बुलंद हुआ। सबा ऐसे बनी रही जैसे बहुत काम की बात हो। आई लव यू यार कमीना। हादी फिर से हंसने लगा। लड़की मान लो, सच्ची मोहब्बत करने लगा हूँ तुमसे। आप कहेंगे और मैं मान लूँगी। और वैसे भी आपको ही है, मुझे नहीं। इसने बेनियाजी से कहा। हाँ भाई महबूब, जालिम ना हो तो कैसा महबूब? हादी ने मुस्कुराकर सर झटका। एक तेज़ झोंके ने सबा के बालों को फिर से बिखेर दिया। उफ! सबा ने जल्दी से चेहरे पर आए बाल हटाकर कुछ लटें फिर से चेहरे पर बिखर गई। इस बार हादी ने चलते हुए हाथ बढ़ाकर इन लटों को कान के पीछे किया। सबा झिझक गई और एकदम से उसे देखा। इस बार मोहब्बत पैदा कर रहा हूँ ताकि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हो। वो रुक फिर गई। एक हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर बिखर गई। थोड़ी देर पहले की कैफियत गुम होने लगी थी। फिर वो उसका हाथ पकड़े वॉक करता रहा और सबा ने
यूं ही ज़ाहिर किया कि इसे पता ही नहीं कि असबाब मोहब्बत में क्या हो रहा है। आहत की फरमाइश पर स्पैगेटीज़ की तैयारी की जा रही थी। दोनों बच्चे किचन में बैठे पटर पटर बोले जा रहे थे। सबा मुस्कुराते हुए इनकी बातें सुन रही थी। बीच में एक आध लुक़मा भी दे देती। तभी नसीबो अफ्तन दौड़ती चली आई। सबा ने मुड़कर देखा। क्या हुआ नसीबो? उसने हैरत से देखा। वो बेगम साहिबा वो फूली सांसों के साथ बोली। फिर बच्चों पर निगाह पड़ते खामोश हो गई। सबा ने मुड़कर हाथ धोए और उसके करीब आई। जी अब बताया क्या हुआ? वो जी मैडम, शरीन की छोटी बहन आई है। उन्होंने कहा है बच्चों को ले आओ, इनसे मिलने आई है। नसीबो सरसमाई सी बोली थी। जाने क्यों सबा के माथे पर बल पड़े। ठीक है, तुम चलो, बच्चों को लेकर मैं आ रही हूँ। वो जी इसने कहा है कि मैं तुम्हारी बेगम साहिबा को नहीं देखना चाहती, मुझे अपने भांजों से मिलना है। से नसीबों ने मन व मन इसका पैगाम दोहराया। सबा की पेशानी पर शिकने पड़ी। तुम चलो, मैं आ रही हूँ इसकी भांजों को लेकर। फिर बच्चों की तरफ मुड़ी जो अपनी बहस में लगे हुए थे। आहत नूरुलैन, आज आपके लिए एक सरप्राइज है। कोई आपसे मिलने आया है। बच्चे सुनकर खुश हुए। क्या दादू और फूफा आई हैं? दोनों पुरजोश अंदाज में पूछा। नहीं, आज आपकी खाला आई हैं आपसे मिलने। वो खुशी से नारा लगा तो किचन से बाहर भागे। सबा भी इनके पीछे बाहर भागी। इस डाइनिंग रूम तक दाखिल होने से पहले वो अपनी खाला के गले लग चुके थे। सबा के लबों को मुस्कुराहट छू गई। इसके शरारती बच्चे खाला भी दोनों को साथ लिपटाए खूब प्यार करती रही। सबा चलते हुए ऐन इसके सामने वाले सोफे पर बैठ गई, क्योंकि वो सबा को नहीं देखना चाहती थी। और सबा अम्मा ने कहा था। वो उल्टी खोपड़ी की थी। शरीन की बहन से किसने कहा था वो इसके घर में आकर ये कहती उसे सबा को नहीं देखना। मुझे कुछ देर के लिए बच्चों के साथ अकेला छोड़ दें। खाला साहिबा ने नसीबों और शाकरा को देखकर कहा। हालांकि ये सबा के लिए कहा गया था, लेकिन सबा इस तरह मुस्कुराते इन तीनों को देखती रही। नसीबों और शाकरा ने सबा को देखकर इसने सर हिलाकर जाने का कहा। वो खुद मुस्कुराते हुए बच्चों के पुरजोश चेहरे को देखती रही। खाला साहिबा ने इसकी मौजूदगी पर नाक चढ़ाया और हूँ कहा। जाहिल लोग प्राइवेसी का मतलब ही नहीं समझते। इसने सबा को वाजे किया। जाहिल लोग घर आए मेहमान की इज्जत करते हैं, वरना प्राइवेसी का मतलब समझाना इतना मुश्किल नहीं है। सबा ने कहकर टांग पर टांग चढ़ाई। खाला साहिबा दिल महसूस कर रह गई। सबा उसे डायरेक्ट बात नहीं की थी, लेकिन इतना पता था कि हाथी के जैसे ही है, एक की 10 सुनाएगी। लिहाजा खामोशी में आफिर जानी। सबा ने नसीबों को आवाज़ देकर बुलाया। मेहमान की खातिर मदावत का इंतज़ाम किया जाए, लेकिन इसने नसीबों की तरफ रुक करके मना कर दिया। सबा ने कंधे उचका दिए। जैसे आपकी मर्जी। और सबा से बोल चाल से तो खाला का ऐसा परहेज था जैसे हराम हो। फिर आधे घंटे बाद खाला साहिबा रुखसत सफ़र बांधा था। सबा बच्चों के साथ ही रही। जब जब हादी घर आया तो सबा ने शरीन की बहन का बताया। कौन? आयशा आई थी? इसने एकदम पलट कर पूछा। नाम का तो पता नहीं, लेकिन इस दिन वाली पार्टी में भी थी। हाँ, इसका नाम आयशा है। क्यों आई थी? इसको पता, लेकिन कहा यही कि भांजों की याद ने बेकल कर रखा था, इसलिए दौड़ी चली आई। हादी के माथे की तेवरियां एकदम से गुम हो गई और वो हंस दिया सबा के दिलचस्पी से तंज पर। फिर आते ही फरमाइश की होगी बच्चों के साथ प्राइवेसी मुहैया की जाए, तो मैंने नसीबों और शाकरों को बाहर भेज दिया। हादी बेख्तियार हंस दिया। वो कितना ही देर हंसा रहा। उफ सबा, उफ यार क्या चीज़ हो तुम। सबा नॉर्मल अंदाज में उसे हंसता देखती रही। मैं तो तुम्हारा फ़ैन हो गया हूँ, इतनी सख्त किस्म की प्राइवेसी मुहैया की करने पर। अब की बार सबा के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। हाँ, तो इतना अर्सा बच्चों की याद नहीं आई। अब आके कह दी है बच्चों के लिए के बगैर सांस लेना मुश्किल था। मैं बेवकूफ़ तो नहीं हूँ। फिर इनके साथ बच्चों को अकेला छोड़ दूँ और इनकी प्राइवेसी की ख्वाहिशात का एहतराम करूँ। हादी अब संजीदा हुआ। शादी के बाद आयशा और इसकी अम्मा शरीन का मिलने आई तो मेरी गैर मौजूदगी में थी, लेकिन शरीन ने बता दिया था, तो इन्हें लगता है मुझे नहीं पता कि वो शरीन को एक बार नहीं कई बार मिलने आती रही है। ये नहीं मालूम कितनी बार, लेकिन जब भी मिली शरीन के अब्बा भाई शहर से बाहर होते या मुल्क से बाहर। सबा ने सुनकर सर हिलाया। फिर 2 दिन ही गुजरे होंगे कि शाम के वक्त शरीन की अम्मा और बहनें आ गई। बच्चों से मिलना था इन तीनों ख्वातीनों ने। सबा को ऐसे नज़रअंदाज कर दिया जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो। शहरीन
कि अम्मा बच्चों को साथ लगाए कितनी देर रोती रही। जो भी हो वो इनकी मरी हुई बेटी की औलाद थी। सबा खामोशी से उठ आई थी। सबा ने यही सोचकर उन्हें डाइनिंग रूम में बच्चों के साथ अकेला छोड़ दिया था, लेकिन कुछ ही देर गुजरी होगी कि वो तीनों बच्चों को लिए घर के कोने कोने का विजिट करने लगी। इनके घर का ड्राइंग रूम घर की डोर एंट्रेंस डोर से आगे था। वो वहाँ से घर के एंट्रेंस डोर से आगे था और वहाँ से घर की अंदरूनी इमारत नज़र आ रही थी। सबा जो ड्राइंग रूम से बाहर बैठी थी, हैरत से उन्हें कमरे में इंस्पेक्शन करता देखती रही। कोई बड़ी ही मुस्तैद किस्म की इंस्पेक्शन टीम थी। हर छोटी से छोटी बात गौर करके तबसरा कर रही थी। नसीबो और शाकरा भी अपने काम रोके इन्हें देख रही थी। नसीबो को सबा पर तरस आया। वो बेचारी अकेली थी। शहरीन की अम्मा बहनें मिजाज वो दोनों जानती थी। शाकरा और इसने एक दूसरे की आंखों में इजहार अफसोस किया। अगर जो ये बच्चों के बहाने से इस घर में आना जाना रखती तो सबा का इस घर में सुकून से रहना बहुत मुश्किल था। सबा गुस्से की तेज थी। अक्सर हर बात का जवाब भी मौजूद होता था, लेकिन वो चालाक नहीं थी। इस किस्म की सियासत का मुकाबला वो शायद न कर पाती। सारे घर के इंस्पेक्शन के बाद अब वो टीम हादी के बेडरूम में दाखिल हो गई और सबा जो हैरत का मुजस्समा बनी इनकी हरकतें देख रही थी, एकदम होश में आई और इनके पीछे आई। माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये हमारा बेडरूम है। लेकिन इन्होंने माफ़ नहीं किया। तीनों आगे पीछे बेडरूम में दाखिल हो गए। सबा का मुँह खुला। पागल है क्या ये? फिर मुँह बंद करती कमरे में दाखिल हुए। वो तीनों कमरे में लगी हादी और शरीन की तस्वीर देखकर यूँ खुश हो रही थी जैसे कोई खजाना हाथ लग गया हो। हादी भाई आज भी शरीन आपी से मोहब्बत करते। इसकी छोटी बहन नम आंखों से एक तस्वीर को देखते खुशी से बोली। सबा का दिल धक से रह गया। हाँ, घर की हर चीज़ वैसे ही रखी थी जैसे शरीन आपी के होते थी। ऐसे लग रहा जैसे वो इस घर में कहीं गई ही नहीं हो। कोई सबा से पूछता ये गुफ्तगू कैसे इसके दिल को तकलीफ से नए सबक से रोशना करवा रही है। ये आज भी मेरी बेटी का घर है और वैसे भी दोनों की मोहब्बत की शादी थी। हादी ने साबित कर दिया इसने मेरी बेटी से सच्ची मोहब्बत की थी। शहरीन की माँ बोली। वो तीनों मुख्तलिफ तस्वीरों के आगे खड़ी थी। मम्मा नूरुलैन जो खाला के पास थी, सबा की जानिब बाजू फैलाया। वो इससे ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह पा सकती थी। सबा ने आगे बढ़कर इसे खाला से लेना चाहा। तीनों ने मम्मा की पुकार पर उसे देखा। सबा संजीदगी से इसे लिए एक तरफ हुई। मम्मा, खाला ने कहा है कि वो हमें प्ले लैंड लेके जाएंगी, बहुत इंजॉय करेंगे हम। मम्मा, आपको पता है हमारे बहुत सारे कज़न्स हैं, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हाथ को इसकी नानी ने उठाया हुआ था। वो पुरजोश सा सबा को देखते हुए बोल रहा था। मम्मा, इसकी नानी ने मुंह के जाविये बिगाड़े। मुझे खुद भी नहीं पता था। सबा ने हल्का सा मुस्कुरा कर जवाब दिया। बेचारे मेरे बच्चे, कोई तरबियत करने वाला होता तो बताता। हर ऐरी गहरी औरत माँ नहीं होती। इसकी नानी सबा को देखते बड़बड़ाई, क्योंकि मकसद उसे सुनाना था और इसने सुन लिया था। सबा इन औरतों के सामने कोई रिएक्शन नहीं देना चाहती थी। इसने चेहरा सपाट रखा और दिल चाहा बाहर चली जाए, लेकिन इन्हें इस कमरे में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। इससे क्या बेत के वो वार्डरोब खोलकर बेटी के कपड़ों की याद ताज़ा करने लग जाती। मम्मा जो नानू होती है वो मम्मा की मम्मा होती है, खाला मम्मा की बहन। आहद बोला। बच्चों के लिए रिश्ते नए थे तो बच्चे समझने की कोशिश कर रहे थे। सबा ने मुस्कुराकर सब इस बात में हिलाया। तो नानू आपकी मम्मा हुई? नानू मम्मा बचपन में कैसी थी? मुनमुरुलैया ने पूछा। तुम्हारी मम्मा बहुत अच्छी और बहुत प्यारी थी। इनसे तो कोई नहीं मिल सकता, भले लाख कोशिश करे। नानू ने मुस्कुराकर जवाब दिया। सबा खामोशी से सुनती रही। फिर बहुत देर बाद वो तीनों वहाँ से निकली थी। बच्चों को प्यार कर कोई इनसे दोबारा आने का वादा लेकर चली गई थी। सबा का दिल जैसे हर शय से उचाट हो चुका था। दिमाग में बार बार इनकी बातें गर्दिश कर रही थी। नसीबो और शाखरा ने इसकी संजीदगी को गौर से देखा, लेकिन खामोश रही। जब रात को हादी घर आया तो सबा वो इतना संजीदा देख रहा था। अब तो वो हर वक्त अच्छे मूड में मिलती थी और हम वक्त होठों पर सजी मुस्कुराहट। एक दो बार इशारों को ने पूछा। सबा ने नफ़ी में सर हिलाया। बच्चों की वजह से वो खुलकर कोई बात नहीं कर रहे थे। फिर बच्चों ने बताया कि आज इनकी 2 खालाएं और नानू आई थी। बाबा, हमें तो पता ही नहीं था हमारे नानू हैं, नाना है, खाला, मामू, इतने कज़न्स हैं। बाबा, वो पहले हमारे घर क्यों नहीं आते थे? हम क्यों नहीं जाते थे? आज सवाल पूछ रहा था। सबा को हादी के जवाब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो ध्यान बटाने को
टीवी की तरफ मुतवज्जो हो गई थी। रोज़ रात सबा लाजमी बच्चों को बाप के साथ बैठाती ताकि बच्चों को बाप से भी अटैच ताकि बच, बच, ताकि बच्चों को बाप से भी अटैचमेंट हो और हादी भी औलाद से अटैच हो। ये रूटीन सबा ने अपनी सास के विजिट के बाद बनाई थी, जो अभी तक कायम थी। हादी और नूरुलैन मिलकर इसे ढेरों बातें करते थे। सबा चैनल पर चैनल तब्दील कर रही थी। पता नहीं केबल वाले कुछ अच्छा क्यों नहीं चलाते। हादी बच्चों को जवाब देते गाहे बगाहे उसे भी देख रहा था। फिर बच्चों के सोने का टाइम हुआ तो सुबह उन्हें लेकर कमरे में आ गई। 1 घंटे बाद वो जाकर सोए थे। हादी ने काफ़ी देर बाद उसके कमरे में झाँका। बेड पर अलती पलती मारे वो सोच में गुम नजर आई। हादी दोनों बच्चे इसके दाएं बाएं सो रहे थे। हादी ने हल्का सा दरवाज़ा खटखटाया। सबा ने चौंक कर उसे देखा और फिर दोबारा से इसी तरह सर झुकाया। हादी को तशवीश हुई। वो अंदर आया और बेड की दाएं जानिब सोफा पर बैठा। इधर आओ। हादी ने बैठकर उसे बुलाया। सबा ने सर उठाया। ही ठीक हूँ। सबा क्या हुआ है? तुम्हारा रवैया मुझे परेशान कर रहा है। वो दोनों कोने घुटनों पर टिकाया उसकी तरफ देख रहा था। कुछ खास नहीं। वो गहरे सांस भरती हुई बोली। हादी देखता रहा। ये घर शरीन की पसंद पर बना था ना? बिला आखिर कुछ देर खामोशी के बाद बोली। नहीं, ये घर पहले से बना हुआ था। मैंने खरीद कर इसे फर्निश करवाया था। हादी को इसके सवाल ने उलझाया। भला ये भी कोई पूछने वाली बात है? यानी शरीन की पसंद पर? सबा ने उसे गौर से देखा। नहीं, मैं घर फर्निश करवाने के बाद शरीन को इस घर में लाया था। इस घर की हर चीज़ मैंने खुद पसंद की थी, क्योंकि मुझे बहुत कम किसी और की पसंद की चीज़ें पसंद आती थी। शरीन को पता था। इसने कोई एतराज़ नहीं किया था। सबा ने हौले सर हिलाया। क्या आपका कभी शरीन से झगड़ा हुआ था? ये सवाल पहले वाले सवाल से और अजीब लगा था। उसे कहा तो वो शरीन का नाम सुनते ही माथे पर बैठ ले आती थी। और आज इसका और शरीन का ताल्लुक जानना था इसे। झगड़ा हमारे बहुत झगड़े होते थे, कभी किसी बात पर कभी किसी बात पर। क्यों? आप लोगों की तो मोहब्बत की शादी थी ना? वो संजीदा और खुशी निगाह से उसे देख रही थी। जहाँ मोहब्बत हो वहाँ लड़ाइयाँ भी चलती रहती। अब जन्नत की ज़िंदगी तो नहीं है। एक बार किसी से मोहब्बत डिक्लेयर करने के बाद फिर इससे कोई इख्तलाफ ना हो, और इख्तलाफ हो तब भी कोई मसला ना पैदा ना हो। और इसी दुनिया की ज़िंदगी है जहाँ आप किसी से एतराफ़ मोहब्बत करते हो तो इस पर आजमाए भी लाजमी हो जाते हैं। आप दोनों में कौन से इख्तलाफात हैं? हादी ने उसे देखते गहरी सांस खारिज की। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सुनना चाहती हूँ, वो फट से बोली। हादी ने गर्दन हिलाई। शरीन बहुत लाडली थी तो घर के कामों से ना बुलंद, और फिर उसे बच्चे भी नहीं चाहिए थे। हाथ को संभालना इसके लिए सबसे बड़ा मसला होता। और जब मैं कहता ये गवर्नेंस रख लो, पता नहीं क्यों फट से इनकार कर देती। हादी बोलकर खामोश हो। यानी जिससे मोहब्बत हो ये ज़रूरी नहीं वो आपको ये पसंद हो। सबा ने समझकर सर हिलाया। हादी खामोश रहा। वैसे लोग कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है। मेरे ख्याल से मोहब्बत वैसे ज़र्फ होती है, जहाँ आप महबूब की हर खामी को देखते हैं लेकिन नज़रअंदाज कर देते हैं। हर दिल दुखाती बात को यूँ भूल जाते हैं जैसे ये कभी हुई ना हो। सबा से देखती रही। आई एग्री, हादी ने उसे देखते कहा। सबा मजीद इससे बोलने का इंतज़ार करती रही। कितनी ही देर दोनों के बीच खामोशी रही। हादी ने इससे मजीद अपने और शरीन के ताल्लुक़ को डिस्कस नहीं करना चाहता था।